अतीत में घटित प्रामाणिक घटनाओं के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? अध्ययन को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इतिहास कहते हैं। और इतिहास में यानी अतीत में घटित घटनाओं को एक जगह एकत्रित करने का काम किया सबसे पहले कौन? हेरोडोटस ने। और उसने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम क्या है? हिस्टोरिका। तो हेरोडोटस इनके फादर कहे जाते हैं। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इनके फादर। ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री का जो पुस्तक लिखा गया था वो कौन सा पुस्तक था? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नामक इन्होंने एक पुस्तक लिखा था। इतनी बातें समझ में आ गई। पहला सोर्स को बोलते हैं पुरातात्विक सोर्स। पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। इतनी बातें समझ में आया। तो सबसे पहला इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक स्रोत की बात है। पुरातात्विक का मतलब, पुरातात्विक से नाम से पता चल रहा है, पुरातात्विक का मतलब पुराना तत्व। कैसा तत्व? पुराना तत्व। यानी पुराना जो सामान मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इन सभी चीजों से जो सामान मिले हैं, उन सभी सामानों को देख करके हम लोग ये पता करेंगे कि उस समय के लोग कैसे रहते होंगे। बात समझ रहा है ना? यानी उन लोग का रहन सहन कैसा होगा, उन लोग का जीवन कैसा होगा, उन लोगों का आर्थिक जीवन कैसा होगा, धार्मिक जीवन कैसा होगा, सामाजिक जीवन कैसे होंगे, जीवन के प्रकारों के बारे में हम लोग पता करेंगे। किनके माध्यम से? पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से। अभी पुरातात्विक स्रोत होते कौन कौन है उस पर ध्यान दो। पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो पहला जो पुरातात्विक स्रोत होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फॉसिल्स। फॉसिल्स का मतलब क्या होता है? अवशेष। फॉसिल्स का मतलब क्या होता है? अवशेष। यानी कि वहां पर, यानी अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें, यानी किसी भी सभ्यता के बारे में अगर जानना है तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि वहां पर क्या क्या अवशेष मिले। अवशेष का मतलब कुछ बचा हुआ चीज। ऐसा तो नहीं कि बहुत दिन हो जाने के बाद भी कोई ना कोई चीज वहां पे रहा होगा। और उन चीजों को देख करके हम लोग इतिहास के बारे में पता करते हैं, यानी उस समय के घटनाओं के बारे में क्या करते हैं? पता करते हैं। तो पहला जो चीज हो गया वो क्या हो गया? फॉसिल्स हो गया। दूसरा एक इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, ध्यान देना, दूसरा जो चीज है, दूसरा जिसको बोलते हैं हम लोग, दूसरा जिसको बोलते हैं अभिलेख। क्या बोलते हैं हम लोग? अभिलेख। ये अभिलेख भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभिलेख का मतलब होता है कुछ ना कुछ लिखा हुआ चीज का मिलना। कहीं भी कोई ना कोई चीज लिखा हुआ मिल गया तो हम लोग समझ जाते हैं कि अच्छा उस समय भी ऐसा रहा होगा। अब इस अभिलेख की बात करें तो देखो बहुत सारा अभिलेख मिला है। जैसे तुमको अशोक का मिला, अशोक का, तो अशोक की कहानियों का पता चलता है किसके बाद, किसके सहायता से? इस अभिलेख के। तो अशोक का अभिलेख है कौन कौन? दो गो अभिलेख था। एक स्तंभ शिलालेख था। शिला का मतलब पत्थर होता है और स्तंभ का मतलब सीधा। स्तंभ का मतलब सीधा हो गया। तो बहुत बड़े बड़े पत्थर पर अशोक ने क्या किया था ना, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर पर कुछ न कुछ लिखवा दिया था अपने बारे में, ताकि अगर हम ना रहे तो लोग मेरे बारे में जान पाए। ठीक है ना? मैंने आगे आने वाली पीढ़ी लोग हमें जान पाए, उसके लिए क्या किया था कि बहुत लंबा लंबा ये एकदम स्तंभ था, बहुत बड़ा बड़ा पिलर टाइप का था, लेकिन इतना अच्छा खूबसूरत पिलर था ना, आज भी वैसा डिजाइन नहीं बनाया जा सकता था, उस समय ऐसा डिजाइन वाला मिला था। ठीक है ना? तो अशोक का स्तंभ शिलालेख और एक बृहद शिलालेख भी मिला था। कौन सा शिलालेख? बृहद शिलालेख। बृहद शिलालेख का मतलब क्या होता है? बृहद शिलालेख का मतलब, बृहद का मतलब बहुत बड़ा बड़ा, तो बहुत बड़ा बड़ा पत्थर। तो जो बहुत बड़ा बड़ा पत्थर पर जो लिखा हुआ लेख मिला ना, उसको क्या कहें? बृहद शिलालेख। अब बताइए, जो लिखा हुआ मिला स्तंभ शिलालेख, बृहद शिलालेख, ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में मिला था। ठीक है ना? ऐसे अरेमाइका लिपि में मिला है। तो बात करते हैं कि ब्राह्मी लिपि क्या होता है। ठीक है? तो ब्राह्मी लिपि के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। दो बातें हैं। ब्राह्मी लिपि, तो ब्राह्मी लिपि के बारे में अगर समझे हम लोग, ब्राह्मी लिपि, तो एक तो ब्राह्मी लिपि मिला, खरोष्टी लिपि मिला। ठीक है? और एक इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर पूछता है, क्या बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा सवाल पूछा है कि ब्राह्मी लिपि का खोज किसने किया था? ब्राह्मी लिपि का खोज किसने किया था?
ब्राह्मी लिपि का खोज किसने किया था, पता है? कौन किया था? हाँ, ब्राह्मी लिपि का खोज की बात कहेगा ना, दो चीज कहेगा कि खोजा किसने और पढ़ा किसने। खोजने की बात करेगा तो टी पैंथलर खोजा था। ब्राह्मी लिपि का खोज किसने किया था? टी पैंथलर। कब किया था? टी पैंथलर ने किया था। और इसको ये खोजने वाला था। अब बताइए, खोज लेने से क्या ये पढ़ लिया था? नहीं, पढ़ नहीं पाया था, ये भी पढ़ा नहीं था। टी पैंथलर खोजा, लेकिन पढ़ा किसने? पढ़ने की बात है तो इसको पढ़ा जेम्स प्रिसेप। पढ़ा किसने? जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। नाम क्या है? पढ़ा किसने अगर पूछेगा, पढ़ा किसने अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे? हाँ, तो पढ़ा किसने तो थोड़ा सा ध्यान रखना, जेम्स प्रिसेप। जेम्स प्रिंसेप। और कब पढ़ा? तो बहुत ही आसान है, 18 दूनी 36 एक कितना होता है? 37। यानी 1837 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? पढ़ा था। ठीक है ना? यानी हम लोग कह सकते हैं ब्राह्मी लिपि को खोजा किसने? टी पैंथलर ने। और इसको पढ़ा पहली बार किसने? पहली बार पढ़ने वाले व्यक्ति कौन है? जेम्स प्रिंसेप है। जो कब खोजा? जब कब पढ़ा? 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। इससे पहले किसी ने पढ़ा नहीं। अब ये ब्राह्मी लिपि और दूसरा क्या बताया? खरोष्टी लिपि। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो जब अच्छा लेवल का अगर एग्जाम दोगे ना तो जानते हो क्या पूछेगा? अच्छा लेवल के एग्जाम पूछा कि ब्राह्मी लिपि बताओ कि लिखा कैसे जाता है, बाएं से दाएं कि दाएं से बाएं? या तो खरोष्टी पूछेगा कि बाएं से दाएं, तो लड़कन बड़ी कंफ्यूज में रहता है। लड़कन को बहुत कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन क्या रहता है? अब लड़कन रट लिया है कि इसको बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, तो वहां तो कंफ्यूजन होगा, क्योंकि ऑप्शन में कह देगा कि निम्नलिखित में कौन सा लिपि बाएं से दाएं लिखा जाता है, और ऑप्शन रहेगा ब्राह्मी लिपि और ऐसे खरोष्टी लिपि दे देगा। बात समझ रहे हो ना? चलो देखो, ध्यान से देखना। ब्राह्मी लिपि को लिखा कैसे जाता है? बाएं से दाएं कि दाएं से बाएं? कैसे लिखा जाता है बताओ तो? बाएं से दाएं कि दाएं से बाएं? दाएं से बाएं। बाएं से दाएं, उसके बाद खत्म होने के बाद फिर। हाँ, तो देखो याद करना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं रटने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मी लिपि का मतलब ब से हो गया, तो ब से होता है बायां, तो ये बायां से दायां लिखा जाता है। यानी बाएं से दाएं लिखा जाता है कौन? ब्राह्मी लिपि, बाएं से दाएं। लेकिन अगर खरोष्टी पूछेगा तो बाकी उल्टा लिख देना है। तो खरोष्टी लिपि के बारे में पूछेगा ना तो दाएं से बाएं लिखा जाता है, दाएं से बाएं लिखा जाता है। बात समझ में आ गया? तो दो बातें हो गया कि ब्राह्मी लिपि को खोजा किसने? टी पैंथलर ने। और हमने देखा कि सबसे पहले पढ़ा किसने? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। और कब पढ़ा? तो 18 दूनी 36 1 37 याद रखना है, 18 दूनी 36 1 37। ठीक है। और ब्राह्मी लिपि को लिखा कैसे जाता है? तो बाएं से दाएं और दाएं से बाएं। इतनी बातें तो समझ में आ गई। अब चलो आगे ध्यान देना, आगे देखते हैं। अब देखो और भी बस ऐसे तो हमने बताया कि अशोक का मिला क्या अभिलेख की बात करें, कुछ लिखा हुआ चीज की बात करें, यानी कि लेखक प्रमाण की बात करें, तो एक तो अभी मिला अभिलेख अशोक का स्तंभ शिलालेख। आगे अगर चलोगे ना, आगे और भी ऐसे मिले हैं। जैसे मान लेते हैं कि ईरान में एक ग्रंथ है जिसका नाम है अवेस्ता। ठीक है, जो ऋग वैदिक ग्रंथ से क्या होता है? एकदम हूबहू मिलता जुलता है। ठीक है, ऋग्वेद में भी हम लोग इंद्र भगवान की कल्पना किया गया है। और वहां पर ईरान की बात करें तो वहां एक अभिलेख मिला है। ठीक है ना? बोगाच कोई अभिलेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बोगाच कोई अभिलेख। और इस बोगाच कोई अभिलेख में इंद्र भगवान की कल्पना किया गया है। किसका कल्पना किया गया है? तो बोगाच कोई अभिलेख। तो ऐसे बहुत सारे तुमको अभिलेख मिलेंगे और उस अभिलेख से पता चलता है कि उस समय क्या क्या रहा होगा। तो जैसे अब कैसे पता चल गया कि ईरान में जो लोग रहते थे उस समय इंद्र भगवान को मानते थे, वो कैसे पता चला? इस अभिलेख से। अगर ये अभिलेख नहीं हमें मिला होता तो क्या हम लोग को पता चल पाता? नहीं पता चल पाता। इसका मतलब बोगाच कोई अभिलेख से हमें किस चीज की पता चलता है? पता चलता है कि वहां पर भी यानी ईरान में इंद्र भगवान की कल्पना किया गया है। अब अगर आगे थोड़ा सा देखें तो और भी ऐसे बहुत सारे अभिलेख मिले। जानते हो जैसे अभिलेख क्या मिले हैं? एक अभिलेख तुमको मिला है, तुमको बता दे, एक जूनागढ़ अभिलेख मिला है। ये जूनागढ़ अभिलेख। और ये जूनागढ़ अभिलेख जो है ना, ध्यान देना, जूनागढ़ जो अभिलेख जो तुमको दिखाई दे रहा है ना, ये संस्कृत में लिखा हुआ सबसे बड़ा अभिलेख है। और ये किसका लिखा हुआ अभिलेख है? तो रुद्रदामन संस्कृत का। अब सोच लो, रुद्रदामन ये इंडियन नहीं है, विदेशी है, लेकिन फिर भी संस्कृत में देखो कितना रुचि रखे हुए है। इतना संस्कृत में रुचि है कि संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख लिख रहा है।
रुद्रदामन, ये इंडियन नहीं है, विदेशी व्यक्ति है। रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख, जो कि संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख है और परीक्षा में बहुत बार पूछ भी देता है कि संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख कौन है, तो रुद्रदामन का लिखा हुआ जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख है, सबसे बड़ा। खूब बढ़िया से, खाली बस जितना बढ़िया से देखोगे उतना ही अच्छा से समझ में आएगा। सबसे बड़ा अभिलेख की बात करें, सबसे बड़ा अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख है संस्कृत का, संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख। अच्छा बताइए इस जूनागढ़ अभिलेख में क्या लिखा गया, किस चीज के बारे में कहा गया है? तो जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन ने इस बात का चर्चा किया है, इस बात का चर्चा किया जूनागढ़ अभिलेख में। क्या चर्चा किया उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। चर्चा किया, रुद्रदामन ने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक क्या बनाया था, झील बनाया था जो गुजरात में है, ठीक है ना, और उस झील का नाम क्या है, सुदर्शन। यानी जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता, नहीं तो बताओ तो बहुत पहले की बात है, ठीक है ना, और बहुत पहले यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की अगर बात है और उस समय अगर कोई झील है उसके बारे में हमको जानकारी मिल रहा है, तो क्या उस समय कोनो देखा होगा? तो उस समय तक तो कोई था ही नहीं कि देखा होगा। लेकिन फिर भी हमें किससे पता चला, ये अगर अभिलेख नहीं मिला होता तो हम लोग को पता नहीं चलता कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या बनाया था, झील बनवाया था। तो जूनागढ़ अभिलेख से ये बात पता चलता है, रुद्रदामन ने लिखा है कि चंद्रगुप्त ने, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात में, कहा में, गुजरात में एक क्या बनाया था, एक झील बनवाया था, और उस झील का नाम है, एक झील बनवाया था जिसका नाम क्या है, एक झील बनवाया था जिसका नाम है, अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो जिसका नाम क्या है, सुदर्शन झील। कौन सा झील है, सुदर्शन झील, सुदर्शन झील है। बात समझ में आया? तो सुदर्शन झील के बारे में कहां से पता चला हमें, कहां से पता चला सुदर्शन झील के बारे में? जूनागढ़ अभिलेख। बताओ जूनागढ़ अभिलेख नहीं मिला होता तो क्या सुदर्शन झील के बारे में लोग पता चल पाता? नहीं। तो जूनागढ़ अभिलेख से ये पता चला कि सबसे पहली बार अगर झील का निर्माण की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने झील बनवाया था जो गुजरात में था, जिस झील का नाम क्या है, सुदर्शन झील। भारत में अगर सबसे पहले झील की बात करेगा तो कौन बनवाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन अगर बात करें कि भारत में सबसे पहली बार नहर किसने बनवाया, तो भारत में सबसे पहली बार नहर किसने बनवाया, तो जीएसटी ने। जीएसटी मतलब गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहली बार नहर बनवाया। लेकिन अगर पूछा कि सबसे ज्यादा नहर किसने बनवाया, तो फिरोज शाह तुगलक, एफएसटी ने सबसे ज्यादा नहर बनवाया, ठीक है ना। एफएसटी यमुना और सतलज नदी पर 5 क्या बनाया था, 5 नहर बनवाया था, ठीक है ना। और उन्होंने बहुत सारे शहर का स्थापना भी करवाया था, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। बात समझ में आ रहा है? तो ये तो फिरोज शाह तुगलक। तो बताओ सबसे पहले 2 सवाल बनते हैं। एक तो सवाल बनेंगे कि सबसे पहला झील किसने बनवाया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये कहां से पता चला, तो कहना कि जूनागढ़ अभिलेख पढ़े थे, उसमें लिखा था कि सबसे पहले कौन बनवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य बनवाया था। और उसमें एक बात और लिखा गया कि बना तो दिया चंद्रगुप्त मौर्य, तो बताओ झील बनाएगा तो खराब उराब होगा कि नहीं होगा, ऐसी बात है, खराब होगा। तब जब सुदर्शन झील खराब हुआ तो कहा कि सबसे पहले मरम्मत जो करवाया था ना वो अशोक है। तो पूछ देगा कभी कभी, देखो सवाल अजीब तरह से पूछता है, तुम कल्पना भी नहीं करेगा इसमें सवाल पूछेगा, पूछ देगा कि बताओ सुदर्शन झील का सबसे पहले मरम्मत किसने करवाया था। तो सबसे पहले जो मरम्मत करवाया था वो कौन करवाया था, अशोक ने। तो अशोक ने सबसे पहले मरम्मत करवा दिया, ठीक है ना। सुदर्शन झील का मरम्मत किसने करवाया सबसे पहले, मरम्मत की बात करेंगे तो सबसे पहले मरम्मत की बात करेंगे तो किसने मरम्मत करवाया, अशोक ने। और रुद्रदामन ने ये लिखा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक झील बनवाया जिसका नाम क्या था, सुदर्शन झील, और सबसे पहले जो मरम्मत करवाया वो कौन है, अशोक है। अशोक के बाद दूसरा रुद्रदामन कह रहा है कि दूसरा हम भी इसका मरम्मत करवाया। रुद्रदामन अपने बारे में भी लिखा है, पहला व्यक्ति तो ये अशोक है जो कि क्या किया, सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया। दूसरा क्योंकि फिर से खराब हो गया था, इस चलते दूसरा हम भी करवा दिए, और दूसरा हम करवाए, इसका मतलब हो गया कि दूसरा मरम्मत करवाने वाला व्यक्ति कौन है, रुद्रदामन है। और आगे यह भी वर्णन किया गया है कि आगे जो है, आगे इसका सबसे अंतिम बार जो इसका मरम्मत करवाएगा वो कौन है, स्कंदगुप्त है। कौन है, स्कंदगुप्त। बात है, समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले मरम्मत करवाने वाला व्यक्ति कौन, अशोक, दूसरा व्यक्ति रुद्रदामन। कहानी सुनेंगे तो इनकी कहानियों में भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी पहले समझ लेते हैं कि आगे हिस्ट्री को पढ़ते कैसे हैं। उसके लिए पूरे तात्विक स्रोत की जानकारी होना चाहिए, और उसके लिए कुछ अवशेष अगर मिलेगा तो उससे हम लोग इतिहास की बात जान पाएंगे।
और दूसरा हम लोगों ने देखा कि और इतिहास की बात जानना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभिलेख होता है। कुछ लिखा हुआ चीज मिल जाएगा तो तुमको पता चल जाएगा। अब घर में अगर मान लेते किसी घर में गया, कोई चीज लिखा हुआ मिल गया, कोनो लेटर मिला, मान लेते लव लेटर मिल गया, तो तुम समझ गया कि लगता है कि लड़का कोई से प्रेम करता होगा। दिमाग लगाया कि नहीं लगाया? तो बात जाहिर सी बात है, तो कुछ ना कुछ मिलेगा ना तो तुम दिमाग जरूर लगा लेगा। बात समझ रहा है? तो जब तक कुछ मिलेगा नहीं दिमाग नहीं लगाएगा। तो जो अभिलेख मिला ना, उस अभिलेख से हम लोग ने भी दिमाग लगाया, उसको पढ़ लिए तो आसानी से समझ में आ गया कि एक्चुअली कहना क्या चाहता है। तो संस्कृत में लिखा है तो आराम से पढ़ लिए, कोनो दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन देखो जूनागढ़ अभिलेख के बाद एक और अभिलेख मिला है जिसका नाम क्या है, ध्यान देना, बताते हैं। कुछ अभिलेख के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक और अभिलेख मिला है जिसको बोलते हैं हम लोग, एक और अभिलेख मिला है जिसको बोलते हैं हम लोग, ध्यान देना, एक अभिलेख मिला है जिसको बोलते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख। क्या बोलते हैं? हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख ये कहां से मिला है? तो ये मिला है तुमको उड़ीसा वाला सेक्टर से, ठीक है ना। तो उड़ीसा वाला सेक्टर यानी कलिंग से मिला है हाथी गुम्फा अभिलेख। अब इस अभिलेख में क्या, तो वहां पर एक वंश का उदय होगा जिस वंश का नाम है क्या, चेदी वंश। चेदी वंश के संस्थापक कौन है? महामेघवाहन। चेदी वंश के संस्थापक है महामेघवाहन। और वहां से एक अभिलेख मिला और चेदी वंश की एक प्रतापी शासक है जिसका नाम क्या है, खारवेल। क्या है? खारवेल। और खारवेल ने इस हाथी गुम्फा अभिलेख में इस बात का चर्चा किया है कि हमसे पहले, सबसे पहले क्या किया था कि महापद्मनंद जो कि नंद वंश के क्या हैं, संस्थापक हैं। नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्मनंद। और महापद्मनंद नंद वंश के संस्थापक है। उस समय वो क्या किया था कि उड़ीसा पर यानी कलिंग पर हमला करके क्या किया था कि वहां एक मूर्ति था, जैन तीर्थंकर की मूर्ति थी, और जैन तीर्थंकर की मूर्ति वहां से चुरा के लेकर चला है। तो इसके बारे में पता चलता है कि महापद्मनंद क्या था, मूर्ति चोर भी था। मूर्ति चुरा के ले भाग, देखा कि देखे में सुंदर लग रहा है तो लेके भाग गया, समझ रहा है ना। तो वहां से लेके चल गया और जाने के बाद अब तो चला गया कहाँ, तो महापद्मनंद तो मगध में था। मगध मतलब बिहार वाला सेक्टर में था। अब बहुत दिन के बाद इसको जब दिमाग खराब हुआ ना, तो खारवेल क्या किया, मगध पर हमला कर दिया। हमला कर करके और वहां से जो जैन तीर्थंकर की मूर्ति जो चुरा कर ले गया था महापद्मनंद, वो क्या किया, फिर वहां से वापस लेकर के कहाँ चलाया, कलिंग। इससे ये भी पता चलता है कि खारवेल जो है किस धर्म को मानता होगा, जैन धर्म को मानता होगा। चूंकि अब बताओ कोई मूर्ति के लिए अगर कहीं हमला कर रहा है, किसके लिए भाई, तो जैन तीर्थंकर की मूर्ति है, ठीक है, और उनकी मूर्ति को अगर लेके आ रहा है, उसके लिए कहीं हमला कर रहा है, इसका मतलब है कि एकदम जैन धर्म का ही पक्का एकदम भक्त होगा, यानी एक्चुअली ये जैन धर्म को मानता होगा। और परीक्षा में कभी कभी पूछ देगा कि खारवेल किस धर्म को मानता था। हाँ, तो कहानी सुने रहोगे तो कोनो दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ जाएगा। अच्छा, हाथी गुम्फा अभिलेख में इस बात को लिखा गया है कि वो मूर्ति के लिए हमला कर दिया था मगध पे, और वहां से जैन तीर्थंकर की मूर्ति जो कि पहले उड़ीसा यानी कलिंग में ही था, जो महापद्मनंद लेके चल गया था, बाद में फिर इस हमला करके वहां से क्या करता है, लेकर के चलाता है, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे अभिलेख मिले और छोटे छोटे दो चार अभिलेख के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक अभिलेख और भी मिला है जिसका नाम है एक मंदसौर अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख में किस बात की चर्चा किया गया है, ध्यान देना। मंदसौर अभिलेख, ये जो मंदसौर अभिलेख है ना, मंदसौर अभिलेख, ये मंदसौर अभिलेख जो तुमको दिखाई दे रहा है, इससे किसकी कहानियों का पता चलता है? इससे कहानियों का पता चलता है मालवा का एक राजा है जिसके बारे में पता चलता है, यशोवर्मन के बारे में। किसके बारे में पता चलता है? यशोवर्मन, कि यशोवर्मन भी एक मालवा में राजा था। बात समझ में आया? नहीं, अगर ये अभिलेख नहीं मिलता तो यशोवर्मन का कोनो चर्चा नहीं होता। बात समझ में? और भी कुछ मिले हैं, और क्या क्या मिले थोड़ा सा बता दे, थोड़ा सा ध्यान दो। तो एक तो मंदसौर अभिलेख मिला जिससे किसके, कभी कभी पूछ देगा परीक्षा में कि बताओ यशोवर्मन की जानकारी कहाँ से मिलती है, किस अभिलेख से मिलती है, तो मंदसौर अभिलेख से। और अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो मंदसौर अभिलेख के बाद और कुछ अभिलेख मिले, जैसे एक अभिलेख मधुबन अभिलेख मिले। कौन सा अभिलेख मिले हैं? मधुबन अभिलेख। तो मधुबन अभिलेख मिले, मधुबन के साथ साथ एक और अभिलेख मिले हैं जिसको बोलते हैं वंशखेड़ अभिलेख। ये दोनों एक ही जगह से मिले हैं और ये दोनों से पता चलता है वंशखेड़ अभिलेख। और इन अभिलेखों से पता चलता है किसके बारे में? इन दोनों अभिलेख से पता चलता है कि भारत में चूंकि मालवा और मगध दोनों वाला कुछ सेक्टर था और उस समय एक वंश का उदय हुआ था और उस वंश में उत्तरगुप्त, कौन सा वंश? उत्तरगुप्त। और उत्तरगुप्त वंश में ही प्रतापी राजा, दो प्रतापी राजा थे, एक तो आदित्य सेन है, एक प्रतापी राजा कौन है? आदित्य सेन। तो इन सभी के बारे में पता कहाँ से चलता है कि कौन क्या है? तो किसी भी राजा के बारे में पता करना हो तो उन सभी का पता चलता है लिखे हुए कुछ न कुछ अभिलेख से, ठीक है। अगर ये अभिलेख नहीं मिलता तो हम लोग को पता भी नहीं चलता, ठीक है। और सोच लो कभी कभी क्या होगा ना
ये देखो इस समय अब मान लेते अशोक बहुत बड़का बड़का स्तंभ अभिलेख बनाया। बताओ अशोक बात लिखता होगा तो सबसे ऊपर लिखेगा कि सबसे नीचे लिखेगा? सबसे ऊपर लिखेगा, ठीक है ना। तो प्रयाग में तो देखो जहां जहां बहुत पहाड़ था, तो जहां पहाड़ था तो बड़का बड़का पत्थर, जो भी रोड के किनारे पत्थर है उन सभी पत्थर पर कुछ न कुछ खुदवा दिया, ठीक है। और कहा जाता है कि अशोक ने कलिंग पर क्या किया था? हमला किया था। तो कलिंग पर विजय प्राप्त किया या कलिंग हमला या कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा जो किया गया है, वो कभी कभी पूछता है कि कौन सा अभिलेख में, केमा अभिलेख में कलिंग के बारे में चर्चा किया है। तो देखो कुछ नहीं करना है, कलिंग देखो लिखो ना तो पता चले। कभी कभी पूछता है कि कौन सा शिलालेख में, कौन से बृहद शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो कुछ नहीं करना, छोटा सा लिखेगा ना तो अपने याद हो जाएगा। इसे रटा मारेगा तो याद नहीं होगा। देखो कैसे याद रख लेंगे, बहुत आसानी से याद रख पाएंगे। तुम देख लो, हमने लिखा कलिंग लिख लेते हैं, ठीक है। एक लिख लिए, आइए देखो ये कितना लिखल है? 3 लिखल है। तो 1 और 3 कितना हो गया? 13 नहीं हो गया? इसका मतलब कौन सा अभिलेख में लिखा गया? कौन सा बृहद शिलालेख में लिखल है? 13वें में। यानी कि कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख में? 13वां में। रटने की भी जरूरत नहीं, देखो खुद कहीं ना कहीं से तुमको क्लू मिल जाता है। तो क्लू के माध्यम से याद रखोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पूरा हिस्ट्री भी पढ़ लोगे नाम से तो ज्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस खाली देखते जाओ, जहां पर थोड़ा सा मुश्किल लगेगा कि नहीं इसके रटना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ न कुछ टेक्निक है और उस टेक्निक के माध्यम से आराम से याद कर लोगे, रटने की जरूरत नहीं। जैसे कि हमने बता दिया, अब बताइए परमानेंट दिमाग में सेट हो जाएगा। जब भी परीक्षा में आएगा कलिंग युद्ध का वर्णन कौन सा शिलालेख में, तो फट से याद आएगा, अच्छा कलिंग ये वाला ये 13वां में है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हम लोगों ने जाना कि इस अभिलेख के माध्यम से इतिहास के देखो कितने बहुत सारे राजाओं के बारे में पता चल गया। तो एक तो ये सोर्सेस हो गए अभिलेख, ठीक है। दूसरे अगर सोर्सेस की बात करें, पहला हम लोगों ने देखा अवशेष, दूसरा हमने देखा अभिलेख, और तीसरा अगर बात करें तो तीसरा जो सोर्सेस है इतिहास को जानने का, और वो सोर्सेस जिसका नाम है तीसरा, किससे जाने? तो तीसरा जो सोर्सेस है, तीसरा सोर्सेस को हम लोग कहते हैं, ध्यान देना, तीसरा मान लेते हैं कि हम ले लेते हैं स्मारक। क्या ले लेते हैं? स्मारक। स्मारक जिसको मोन्यूमेंट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मोन्यूमेंट्स। तो बहुत सारे ऐसे स्मारक भी बनाए गए जिससे हम लोग को पता चलता है। बात समझ में आ रहा है ना? मोन्यूमेंट्स, मोन्यूमेंट्स में बताओ कौन कौन आ जाएंगे। जैसे मान लेते हैं ताजमहल बनाया गया, क्या बनाया गया? ये स्मारक, ताजमहल हो गया, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे मान लेते हैं, लाल किला बनाया गया, लाल किला बनाया गया। तो ये सब जितने भी चीजें हैं, इन सभी चीजों से किसकी पता चलता है? इतिहास के बारे में पता चलता है कि नहीं? स्मारक है। और भी अगर बात करें तो कुतुब मीनार बनाया गया। बताओ कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुब मीनार, कुतुब मीनार किसने बनवाया? हाँ कुतुब मीनार, 4 मीनार बनाया था। कुतुब जो तुम बोल रहे हो ना, वो 4 मीनार बनवाया था हैदराबाद। कुतुब मीनार बनवाया था किसने? कुतुबुद्दीन। निर्माण इसने प्रारंभ किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण प्रारंभ किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? इसका निर्माण प्रारंभ किया। लेकिन ये निर्माण प्रारंभ किया था, देखो 1206 में राजा बनता है, 1210 में बेचारा पारे लग जाता, तो इतना जल्दी तो बनेगा नहीं, बहुत बड़का को बनाया गया था कुतुब मीनार ने। तो देखो 1206 से 1210 में ये क्या किया? ये तो 10 में तो पारे लग गया बेचारा, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया था, ये चौगान खेलते हुए क्या हुआ था? मर गया था, घोड़ा पर से ही गिर गया। कहा जाता है कि घोड़ा ना बदला लेने के फेर में था, क्योंकि घोड़ा जो लाया था किसी को मार के लाया था, और वो भी घोड़ा वफादार होता है, तो सोच रहा था कि कहीं ना मौका मिले कि हम मालिक का बदला ले ले, और खेल रहा था एक दिन, तो थोड़ा सा लगाम ढीला हुआ, तो बस मौका का फायदा उठाया, गिरा दिया, गिरा के दोनों पैर उसके ऊपर रख देता है और मर जाता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसी का बेटा है जिसका नाम है आराम शाह। इसका बेटा कौन है? आराम शाह। आराम शाह। तो देखो 2 बातें रहेगा इसमें, देखो जब ये हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो 2 बात का ध्यान रखना। कोई भी अगर मान लेते हैं आज भी अगर किसी का बेटा हो, ठीक है, बहुत दुलरुआ होता है, अभी राजा का बेटा है तो ये दुलरुआ रहेगा कि नहीं रहेगा? तो दुलरुआ रहेगा। इसका सेनापति, सेनापति तो दिन रात युद्ध लड़ रहा है, कभी फलना युद्ध तो फलना युद्ध, ऐसे युद्ध लड़ रहा है, तो बताओ ज्यादा मजबूत कौन होगा, बेटा की सेनापति? सेनापति। जाहिर सी बात है सेनापति। इस चलते अधिकांश जगह देखा कि ऐसा, हालांकि उत्तराधिकारी जब भी बनेगा तो उसका बेटा ही बनेगा, लेकिन जब बेटा उत्तराधिकारी बनेगा, सेनापति हमेशा ही फेर में रहता है, कहीं ना मौका मिले कि अगर बेटा का मारोगे खत्म करके अपना गद्दी पर बैठ जाए। बात समझ रहे हो ना? और सेनापति तो मजबूत होता है, पूरे सेना का कंट्रोल इसी के हाथ में। ये तो राजा है, अभी जब मर जाएगा तो ये गद्दी पर ही जरूर बैठेगा आराम से,
लेकिन सेनापति ज्यादा मजबूत कौन है? आराम सा है कि ये सेनापति, इसी का सेनापति या इसी का दामाद भी है, क्योंकि अधिकांश सेनापति देखो हिस्ट्री में अधिकांश सेनापति दामाद बन जाएगा। क्यों? अब चूंकि मान लेते हैं कि हमेशा वो राजा के साथ रहता है, अब राजा के सामने तो बेटी उटिया भी करेगी, तो बेटी आएगी तो बेटी से प्रेम हो जाएगा, तो समझ रहे हैं बात को? बात समझ रहे हैं ना? यही आगे कहानी सुनोगे, सिकंदर की कहानी सुनोगे ना, सिकंदर की कहानी भी सुनोगे तो तुमको इस तरह की कहानी सुनने को मिलेगा, सुनने को। हाँ, कभी कभी ऐसा होता, कभी कभी उल्टा के अगर बारे में जाने तो सिकंदर का सेनापति है कौन? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के सेनापति कौन है? सेल्यूकस निकेटर है। और सेल्यूकस निकेटर के बहुत ही सुंदर बेटी थी, ठीक है ना? सबसे सुंदर बेटी जिसका नाम क्या है? नाम क्या बताओ? हेलेना नाम। तो सबसे सुंदर बेटी हेलेना। हेलेना क्या हुआ ना, अब बताओ, अशोक तो चूंकि बताते 32 साल में तो बेचारा पाले लग गया था, बात समझ रहे हैं ना? अब उतने कम उम्र में है, अब उस समय सेनापति है कौन? सेल्यूकस निकेटर। उसकी एक बेटी है जिसका नाम हेलेना, बहुत ही सुंदर थी। तो कहा जाता है कि हेलेना और अशोक बोल रहे हैं, हेलेना और सिकंदर एक दूसरे से क्या करते थे? प्रेम करने लगे थे। क्यों? अब मिलना जुलना तो रहेगा भाई, तो मिलना जुलना तो ये उल्टा हो गया था। अधिकांश देखना राजा के बेटी से शादी कौन कर लेगा? सेनापति करता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, राजा को ही प्यार हो गया था सेनापति के, यानी किससे? हेलेना से। लेकिन यही हो गया कि हाँ, चाह ही रही कि शादी ब्याह आगे आगे का प्रोसेस होता है कि सिकंदर बेचारा पार लग गया। सिकंदर पार लगने के बाद फिर पहला व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा मिला जो चंद्रगुप्त मौर्य में इसी हेलेना को, जब हेलेना ने देखा चंद्रगुप्त मौर्य को तो सिकंदर की छवि दिखाई दिया, और इस चलते वो जिद करने लगे कि हम जब करेंगे तो शादी इसी से करेंगे। तो सोच लो, बाबूजी के लिए अच्छा बात है कि खराब बात है? अच्छा बात है। पहले कह रही थी कि हम शादी कोई से कर भी नहीं करेंगे, क्योंकि सिकंदर भी मर गया, तब शादी नहीं करेंगे। अब बताओ, तो बाबूजी के तो भारी टेंशन है, शादी ब्याह करने के लिए तो बहुत ही टेंशन है। मान लो बेटी घर में कहे कि शादी नहीं करेंगे, तो बाबूजी को तभी टेंशन है, बहुत ही टेंशन है। और एक दिन बेटी कह रही कि ना हम शादी करेंगे, लड़का कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आया था चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध करने के लिए आया था, ठीक है, लड़ाई करने के लिए आया था, क्षेत्र को जीतने के लिए आया था। लेकिन सेल्यूकस निकेटर कह रहा कि टेंशन मत लीजिए, आपको जितना राज्य चाहिए ना वो दे देंगे, लेकिन लड़ाई हाँ दहेज के रूप में दे देंगे, आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। और बेटी से शादी कर लेता, बात तो आगे की कहानी सुनेंगे। सब बहुत ही, देखो इतिहास में जितनी भी कहानी है ना, सब बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, जितना भी सुनोगे बहुत ही मजा आएगा। और रट्टा मारने की तो कोनो जरूरत नहीं, जितना अच्छा से तुम पढ़ पाओगे, सुन पाओगे, उतने ही अच्छा से तुम समझ पाओगे। इतनी बातें समझ में आ गया? तो ये तो मॉन्यूमेंट्स की बात कर लिए। तो कुतुब मीनार, बताओ कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ तो जरूर करवा दिया था, प्रारंभ जरूर करवाया था। इसीलिए देखो हमने बताया कि यहाँ पर राजा के बेटा कौन? आराम शाह है। राजा का बेटा कौन? आराम शाह। और उसका सेनापति कौन है? इल्तुतमिश। और दामाद भी है इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश। बताओ अगला राजा कौन बनेगा? राजा तो जाहिर सी बात है कि ये आराम शाह ही बनेगा, लेकिन क्या ज्यादा दिन तक चलेगा? नहीं चलेगा। इसको मार उनके कहेंगे गद्दी पर अपने बैठ जाते हैं। तो अधिकांश ऐसा ही होता है, बेटा बनेगा एक आध दो दिन के लिए बनेगा, और नहीं तो कोई तो पहले बैठे से पहले ही पार लगा। जैसे राजा मरे तो एक पार लगा दिया, पार लगा के फिर अपने गद्दी बैठ गए। तो अधिकांश जगह देखना तो दामाद चूंकि सेनापति ज्यादा मजबूत होगा, जाहिर सी बात है, बेटा तो दुलरुआ होता है, उतना मजबूत हो ही नहीं सकता। किसी भी राजा का बेटा उतना मजबूत नहीं होगा जितना कि उसका सेनापति। लेकिन किसी का सेनापति बहुत ही ईमानदार है, तो कोनो दिक्कत नहीं। जैसे हम आपके बाबूजी का सेवा करते थे, उसी तरह से आपका भी सेवा करेंगे, तो नहीं कोई न मारा, और नहीं तो अधिकांश तो मार ही देता है, ठीक है ना? तो ऐसे इसकी भी कहानी तुमको सुनने को मिलेंगे, बहुत सारे कहानी सुनने को मिलेंगे। अब चलो आगे, तो स्मारक समझ में आ गया, बहुत सारे ऐसे स्मारक बनाए गए हैं, ठीक है ना? 4 मीनार भी बनाया गया, ठीक है। 4 मीनार को किसने बनवाया था? कुल कुतुब शाह। चलो अब समुद्रगुप्त ने जो सिक्का बनवाया, उस सिक्का पर क्या किया? एक वीणा का फोटो बनाया। तो बहुत सारे ऐसे देखा देखी फोटो बनवाएंगे। कोई सिक्का चलाएगा तो सोना का सिक्का चलाएगा, कोई शीशा का सिक्का चलाने वाले सबसे पहला जो व्यक्ति सातवाहन, ठीक है, उसने शीशा का सिक्का चलवाया था। बात समझ आ रहा है? तो सिक्का से पता चलता है। और एक और इम्पोर्टेंट जो बात है, जो चौथा ये हो गया सिक्का, पांचवा जिसे मूर्ति कहते हैं, यानी मूर्तियों से भी पता चलता, स्टैचू, मूर्तियों से पता चलता है, यानी स्टैचू से पता चलता है। स्टैचू से क्या पता चलता है? इतिहास की बातें पता चले। जैसे मान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे ऐसे मूर्ति मिला, जैसे तुमको पता चलेगा कि हड़प्पा सभ्यता में पशुपतिनाथ की मूर्ति मिला था, पशुपतिनाथ, ठीक है, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिला, नटराज की मूर्ति मिला था, ठीक है। नटराज समझते हो? नटराज का मतलब देखना, औजार बक्सा, इंस्ट्रूमेंट बक्सा पे रहता है, एकदम ऐसे एकदम मार के एकदम तिरछे हो गया। तो नटराज की मूर्ति मिला, इसी में पुरोहित की भी मूर्ति मिला, पुरोहित राजा की मूर्ति मिला। ऐसे बहुत सारे तुमको मिलेगा।
और उन मूर्तियों से पता चलता है कि इतिहास में क्या क्या रहा होगा, ठीक है ना। जैसे कि कांसे की नर्तकी मिली, अगर ध्यान दे तो आगे मोहनजोदड़ो से हमें क्या प्राप्त हुआ था, कांसे की नर्तकी। और जो मोहनजोदड़ो से कांसे की जो नर्तकी प्राप्त हुई थी, इस नर्तकी से क्या पता चला कि हड़प्पा सभ्यता में भी लोग डांस किया करते होंगे, ठीक है ना। तो ये कांसे की नर्तकी मिली, और भी बहुत सारे, जैसे बहुत सारे यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या मिले, बहुत सारे इंसानों का कंकाल भी मिला है। तो कंकाल से पता चला बहुत सारे, अगर एक जगह कंकाल मिलेंगे तो क्या समझा जाएगा, समझा जाएगा कि इस पर कोई आकर के हमला कर दिया होगा, सब कोई एक के साथ मार करके चला गया, ये भी मिला अधिक पता चलता। तो इतिहास की बातें, तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में पता चलता है दो कामों से कि हड़प्पा सभ्यता का आखिर पतन कैसे हुआ, तो वो तो हड़प्पा सभ्यता में बता ही देंगे। तो मूर्तियों से कैसे कैसे पता चला, तो पशुपतिनाथ, नटराज, पुरोहित राजा की मूर्ति, कांसे की नर्तकी, ऐसे बहुत सारे। जैसे अब मान लेते हो कि कहीं कहीं क्या मिला, अथी जो हल होता है ना, हल के खिलौने की आकृति मिला, ठीक है ना। हल के जैसा खिलौना बनाया, हल की आकृति नहीं मिला है, खिलौना। कहीं कहीं से एकदम जुता हुआ खेत की आकृति मिला। तो इन सभी से क्या पता चलता है, जुते हुए खेत की आकृति मिला, इसका मतलब ये पता चलता है कि उस समय में लोग खेती किया करते थे, ठीक है। हल का चित्र मिला, इसका मतलब हल से उस समय परिचित थे। तो इन सभी चीजें पता चलती है मूर्तियों के आधार पर, हम लोग कर सकते हैं कि इतिहास में क्या क्या हुआ होगा। अब अगर चले, ये तो हम लोग एक कैटेगरी, ये सब किस सोर्सेस में आते हैं, पुरातात्विक सोर्स। पुरातात्विक स्रोत में हमने 5 चीज को देखा। सबसे पहला हमने क्या देखा, 5 चीज में पहला चीज देखा जिसको हम लोग बोले, पहला चीज में अवशेष बोले, दूसरा अभिलेख बोले, तीसरा हम लोगों ने क्या देखा, तीसरा स्मारक देखा, चौथा क्वाइंस देखा, और पांचवा क्या देखा, मूर्तियां देखा। इन 5 चीजों से हम, ये 5 चीज क्या है, पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक का मतलब पुराना चीज है, इसमें कोई नया चीज दिखाई दिया तुमको नहीं। अभिलेख पुराना होता है। अवशेष का मतलब एकदम जो टूटल फूटल जो बच गया ना, उसी को अवशेष कहते हैं। बहुत दिन के बाद कोई घर में एकदम ढहा हुआ है ना, एकदम देखना आज भी बहुत पुराना ऐसा घर मिलेगा एकदम ढहा होकर, एकदम जेकरा में छत तो नहीं है, ढेर लोग उसको कहते हैं कि भूत बंगला है। ओकरा में जाओगे तो आज कुछ न कुछ टूटल मिल जाएगा, जो टूटल मिलेगा उसको क्या कहेंगे, अवशेष कहेंगे। अब उन अवशेष के आधार पर तुम क्या कहोगे, वहां गया एगो मिल गया, मान लेते गया तो डीजे बॉक्स मिल गया, तो तुम समझे कि लगता है कि सबको डीजे उजे सुनता होता होगा, कुछ हो मैंने अनुमान लगाया जा सकता है। वहां जो सामान मिलेगा ना, तो वहां के रहने वाले लोगों का रहन सहन तुम पता कर सकते हो। और आज भी इतिहास में जैसे हड़प्पा में जो हम लोग का रहन सहन के बारे में कहा, हम लोग देखने गए थे, लेकिन बता देते हैं अनुमान के आधार पर। तो अलग अलग इतिहासकार अपने अकॉर्डिंग बता देगा उसके। अब देखो, किसी एक चीज को देख करके तुम कुछ और सोच सकते हो, और उसी का कुछ और निष्कर्ष दूसरा व्यक्ति निकाल सकता है। तो इसीलिए इतिहास में कभी कभी कोई कहे कि ऐसा होता है, कोई कहे कि ऐसा नहीं, ऐसा होता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोनो आपने आंख से तो देखा नहीं है, बस अनुमान लगाकर इसको बताया जाता है, चलते ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो हम लोग 5 सोर्सेस पढ़ लिए पुरातात्विक सोर्स, जिसमें कोई नया चीज नहीं है, तो सब पुराना सोर्सेस है। और पुरातात्विक सोर्स में एक बात और ध्यान दे, अब बताओ सामान मिला, तो सामान से हम ये कैसे पता चलेगा कि कितना साल पहले का ये सभ्यता है, तो पता चलता है। हम लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट चीज डेवलप की है जिससे उम्र का पता चलता है। एक जो है जिसे हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग प्रणाली। क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बन डेटिंग प्रणाली, कार्बन डेटिंग प्रणाली, ठीक है ना। और एक हम लोग जानते हैं दूसरा जो प्रणाली है जिससे उम्र पता करते हैं, और उसको बोलते हैं यूरेनियम डेटिंग प्रणाली। यूरेनियम डेटिंग प्रणाली। तो 2 डेटिंग प्रणाली समझ में आ गया। ये 2 डेटिंग प्रणाली से कभी कोई परीक्षा में पूछता है कि अगर चट्टानों का उम्र पता करना है तो किससे पता करेंगे, तो तुम खुद से सोच लो। कार्बन जो है ना, कार्बन डेटिंग प्रणाली, इससे 2 तरह के व्यक्ति, ध्यान देना। एक तो होता है सजीव, सजीव समझते हो, सजीव होता है। एक होता है निर्जीव। एक क्या होता है, निर्जीव। एक तुम्हारा निर्जीव होता है, एक होता है तुम्हारा निर्जीव, और दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, मृत जीव। तीसरा क्या होता है, मृत जीव। ये मृत जीव का मतलब क्या होता है, मृत जीव का मतलब होता है कि पहले जान था अब नहीं है। बात समझ में आ गया। इसका मतलब कि न पहले जान था न आज जान है। बात समझ में आया है, सुनो बढ़िया से। सजीव का मतलब वही वर्तमान में इसमें जान है, लेकिन इसका मतलब होता है निर्जीव का मतलब कि न पहले जान था न आज जान है। बात समझना बढ़िया से। और मृत्यु का मतलब कि पहले जान था लेकिन अब नहीं है, अब नहीं है। अब सोच लो, मान लेते तुमसे पूछा जाए कि बताओ ये कैसा पदार्थ है, लकड़ी का बना हुआ है, तो बताओ निर्जीव कहेंगे, सजीव कहेंगे, मृतजीव कहेंगे। तो अगर दोनों टेबल लकड़ी का टेबल बना हुआ है, तो सजीव कहना ठीक रहेगा कि निर्जीव की मृतजीव। तो निर्जीव कहोगे तो देख लो गड़बड़ क्या हो जाएगा कि लकड़ी अगर है तो कभी न कभी वो पेड़ रहा होगा,
और पेड़ रहा होगा तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी उसमें जान रहा होगा। तो इसका मतलब पहले जान था, अब जान नहीं है, तो मृत जीव में आ जाएगा। तुम निर्जीव क्यों कह के फिर मत रहना। हाँ, तुमसे पूछा कि बताओ ये जो रॉड है, लोहा रॉड दिखाई दे रहा ना, रॉड पूछेगा बताओ क्या है, कहीं तो जान नहीं था। जो पहाड़ पर्वत जो पहाड़ देख रहा है, पर्वत पठार जो भी देख रहा है, बताओ उसमें कभी कोई जान है था? न कभी जान था, न कभी है, न कभी उसमें होगा। हाँ, ये लोग कहता है कि जिंदा पहाड़, अरे जिंदा पहाड़ कहाँ से आ जाएगा? उम्र पता लगाने के लिए दो तरह की हम लोग प्रणाली पढ़े, एक कार्बन डेटिंग प्रणाली और एक यूरेनियम डेटिंग प्रणाली। यूरेनियम कहाँ से प्राप्त होता है? यूरेनियम देखना, पत्थर उथर से ही, पत्थर में ही यूरेनियम पाया जाता है। इसका मतलब है कि पत्थर में जब यूरेनियम पाया जाता है तो पत्थरों का अगर उम्र पता करना होगा तो किससे पता करेंगे? यूरेनियम डेटिंग प्रणाली से। तो अगर पत्थरों का उम्र पता करना है यूरेनियम डेटिंग प्रणाली से अगर यूज करेंगे, और पत्थर कौन सा है, मृत जीव है कि निर्जीव है कि सजीव है, तो वो निर्जीव है। यानी हमने एक बात देखा कि निर्जीव वस्तुओं का अगर उम्र पता करना हो, निर्जीव वस्तुओं का अगर उम्र पता करना हो, तो इसके लिए कौन सा डेटिंग प्रणाली? यूरेनियम डेटिंग प्रणाली का यूज करेंगे, यूरेनियम डेटिंग प्रणाली का यूज करेंगे। लेकिन अगर सवाल तुमको पूछेगा कि बताओ अगर कोई मृत जीव है, मतलब पहले जान था अब खत्म हो गया, तो वैसे चीजों को अगर चेक करना हो तो बताओ किससे पता करेंगे? कार्बन डेटिंग प्रणाली से। अब इन दोनों पर प्रणाली से हम लोग ये पता कर लिए, जैसे मान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कुछ सामान मिला, तो इसका उम्र पता किए तो पता चलो कि तो 2000 ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल पहले की बात है, पहले का ही चीज है। तो इसे हम लोग अनुमान लगा ले कि अच्छा इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता आज की बात नहीं है, ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल पहले चले जाओ, उस समय हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ, विकास हुआ था। ऐसा हम लोग पता कर लेते हैं किसके माध्यम से? यूरेनियम डेटिंग प्रणाली और कार्बन डेटिंग प्रणाली। यूरेनियम डेटिंग प्रणाली से किसका उम्र पता करते हैं? निर्जीव का। और कार्बन डेटिंग प्रणाली से किसका? निर्जीव। जैसे कोई पेड़ मान लेते हैं, जैसे मान लेते पेड़ है, चाहे पेड़ अंदर दब गया या किसी भी वजह से पेड़ है, अब उसका उम्र पता करना है, तो पेड़ तो पहले जिंदा था ना, अब तो मर गया, लेकिन फिर भी उसका उम्र किससे पता चल जाएगा? कार्बन डेटिंग प्रणाली। ये साहित्यिक स्रोत जानते हैं, एक तरह के नहीं होता है, दो तरह के होता है। एक तो धार्मिक हो सकता है, एक धार्मिक हो सकता है। धार्मिक ये साहित्यिक स्रोत मतलब साहित्यिक यानी जो धर्म, ये जो ग्रंथ मिले हैं, जो पुस्तकें मिले, वो पुस्तक दो प्रकार के हो सकता है। एक तो धर्म से संबंधित हो सकता है, जिसे धार्मिक बोलेंगे, तो एक धार्मिक हो सकता है, दूसरा क्या हो जाएगा? गैर धार्मिक, जिसको धर्म से कोनो मतलब नहीं। ठीक है। अब जैसे धार्मिक में अगर बात करें तो धार्मिक में बहुत सारे पुस्तक मिला है, ठीक है। जैसे मान लेते महाभारत को किसने लिखा? महाभारत किसने लिखा? रामायण किसने? रामायण चलो, महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास ने लिखा। वेद व्यास ने लिखा। और बताओ रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि ने। महर्षि लगता है, महर्षि में मुद्दे खतरनाक होते हैं। पहले वाल्मीकि, पहले ही डाकू थे, ठीक है। महर्षि देखो रामायण लिख दिया, समझ रहे हो ना? तो महाभारत वेद व्यास लिखे और रामायण। तो महाभारत बताओ, महाभारत में बताओ कितने चैप्टर हैं, मतलब कितने दिन तक इसका युद्ध चला? 18 दिन तक चला। कितने दिन तक चला? 18। और भी ऐसे बहुत सारे, जैसे मान महाभारत मिला, रामायण मिला, पुराण मिला। क्या मिला? पुराण है, कुरान है, गीता है, ठीक है। पुराण गीता, ये सब धर्म से जुड़ा हुआ है। बताओ ये सब धर्म से जुड़ा हुआ है कि नहीं है? फिर तुमको पुस्तक बाइबिल मिला। क्या मिला? बाइबिल बताओ किसका पुस्तक है? हाँ, ईसा मसीह। हाँ, ईसा मसीह कोई भगवान जी दिए थे किताब, कह दी ले जाओ, इसमें जो बात लिखल जाके प्रचार करो सगरो, ठीक है। अब बात समझ रहे हैं? प्रचार करने के लिए इनको भेज दिया गया, तो इन लोग क्या किया? अपने से मान लेते हैं कि तुमको क्या किया, जब तुम एक साधारण व्यक्ति हो, आज साधारण व्यक्ति हो, तुम किसी मंदिर के पास ऐसी खूब तपस्या करने में लगल हो। तपस्या करते करते क्या हुआ कि अचानक रियल में तुम्हारे पास कोई भगवान आया, चाहे कोई ऐसा व्यक्ति आया, कोई अदृश्य व्यक्ति आया जो तुमको दिखाई दिया और किसी को दिखाई नहीं दिया, और ये पुस्तक तुमको दी है क्योंकि देखो बाबू हम भगवान जी हैं। ये पुस्तक क्या करना कि इसमें सब बात लिखल है कि लोगों को कैसे जीना है, कैसे चलना है, कैसे क्या करना है, सब बात इसमें लिखल है। तुम सभी को जा करके समझाओ, और किताब देख करके अदृश्य हो जाएंगे, तो तुम तो समझे करिए तो सही ओरिजिनल भगवान थे, आए दे के चले गए, अदृश्य हो गए, पता ही नहीं चले कहाँ चले गए। अब तो तुम तो समझ गए कि एकदम ओरिजिनल दिए, तो तुमने उसको पढ़ा। अब पढ़ करके उन्हीं सभी बातों को तुम बगल वाला बताओ। तुमको जो भी फ्रेंड मिला, सबसे पहले तो अपने दोस्तों के पास जाओगे, दोस्त के पास जाओ और कहो कि देखो बाबू हमको ये पुस्तक भगवान जी दिए हैं, बात नहीं करो, देखो हमको ये पुस्तक भगवान जी दिए हैं, ठीक है ना? कहो
तो अब मान लेते हैं कि तुम बाहर बैठे हुए हो, सुनो बढ़िया से, बाहर बैठे हुए हो और तुमको भगवान जी पुस्तक दे दिया। भगवान जी पुस्तक देने के बाद तुमको कहे कि जाओ इसको जाकर लोगों के बीच में बताओ जाकर के, तो तुम तो जाहिर सी बात है तुम तो जाके बताओगे ही, क्योंकि तुमको तो भगवान जी दिए, तुमको तो पूरा भरोसा है कि भगवान जी ही दिए हमको। और तुम जाकर के ले करके जाके कह रहे बाहर कि देखो भाई इसमें लिखो है मुर्गा खाना नहीं है, ठीक है, मुर्गा नहीं खाना, मटन नहीं खाना, चिकन नहीं खाना, मछली सब खाना एकदम माने पाप वाला काम है, ये सब करोगे तो एकदम नरक में जाओगे। ये सब बात लिखल है इसमें, वही बात बता रहे हैं। अगला दिन से तुम्हारा कहेंगे देखे थे कि पहले तुम्हारे यहाँ भी लोग खाते थे, आज तुम आज चल रहे हो प्रवचन देते, दो चार को मिलकर उसको सब धो देगा बढ़िया से, तो समझ रहे ना। और ईसा मसीह को भी जब पुस्तक बाइबिल, जब भगवान जी बाइबिल देकर कहे कि जाके प्रचार करो, तो इहो बेचारे चल दिए प्रचार करने के लिए। तो प्रचार करने के लिए चल दिए तो लोगों को बहुत गुस्सा आया, तो सब पकड़ के इसको ये वाला इसको क्रॉस में कहते हैं ना, क्रॉस में पकड़ के उसको चारों तरफ कांटी ठोक दिए और ठोक के लटका दिए, मार दिए बेचारा को। लेकिन पता क्या चला कि आज हमारे कल फिर से जिंदा हो गए। अब बताओ जिंदा हो गए तो कल लोगों के बीच में फिर चलाए, अब आ गए तो देख रहे सब लोग देख करके बहुत हैरान हुए, ये कहाँ से आ गया भाई, कल तो हम इसको लटका दिए थे। सब लोग छू छू के देखा कि भूत तो नहीं छू के देखा, ओरिजिनल है, बात समझ रहा नहीं, ओरिजिनल है। अब बताओ अब वो अगर वो कहेंगे कोई बात तो मानेगा कि नहीं मानेगा, अब तो सब मानेगा। और उसी तरह से धीरे धीरे ईसाई धर्म का प्रचार हुआ, बात समझ रहे हो ना, ईसाई धर्म का प्रचार हुआ। उसी तरह से अगर इस्लाम धर्म में चले जाओगे ना, इस्लाम धर्म में कहा जाता है, इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि हजरत मोहम्मद साहब एक है, ठीक है ना, हजरत मोहम्मद साहब भी ऐसे ही एगो बैठ के एकदम माने तपस्या कर रहे थे, तपस्या देखो तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते करते उनको भी भगवान जी आए हैं, अल्लाह जिनको कहा जाता है, ठीक है ना, अरबी में अल्लाह कहते हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर फारसी लोग उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहते हैं, खुदा कहते हैं। अ से अल्लाह, अ से अरबी, यानी अरबी लोग अल्लाह कहेंगे जबकि फारसी लोग उसको क्या कहेंगे, खुदा कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब जानते हो तो अल्लाह भगवान जी आए और भगवान जी आकर के क्या किए, उनको एक पुस्तक दी कि लो बाबू ये पुस्तक लो, जाके प्रचार करो। तो वही मोहम्मद साहब जब हीरा गुफा में बैठे हुए थे, कहाँ बैठे हुए थे, हीरा गुफा में बैठे हुए थे, तो बैठे हुए उनको पुस्तक मिला तो वो लेकर के चल दिए प्रचार करने के लिए। वो प्रचार करते करते ना तो मान लेते दो चार को, तो माने बहुत समझाने पर दो चार को मान भी जाए, लेकिन कुछ कुछ लोग हम थेतर होते हैं, वो मानेंगे ही नहीं, वो आपने दो चार को आदमी मिला करके आप ठोक भी देंगे। और वही हुआ हजरत मोहम्मद साहब इसी प्रचार करते करते जानते हो 622 में लोगों ने मतलब इतना ज्यादा मैंने प्रचार करना शुरू कर दिया ना कि लोग एकदम पूरा पड़ गए कि ये एकदम परेशान करके छोड़ ले, ये जब तक रहेगा ना तब तक हम लोग को बढ़िया चैन से जीने नहीं देगा। एक काम करो, इनको पारे लगा देते हैं और प्लानिंग किया सबकी, अच्छा रुको पार लगा देते हैं। तो इनको पता चल गया कि अरे सब पार लगावे के प्लानिंग कर लेते, 622 में भाग के चल गए मक्का से मदीना, समझ रहे ना, 622 में चल गया। और वही 622 में उन्हीं के नाम पर एक कैलेंडर शुरू होता है जिसको बोलते हैं हिजरी संवत। और हिजरी संवत की शुरुआत कितना होता है, 622। तीन तरह के संवत होते हैं। विक्रम संवत के बाद एक और इम्पोर्टेंट जिसको शक संवत कहते हैं। कौन सा संवत, शक संवत। शक संवत किसने प्रारंभ किया, कनिष्क ने। और एक कब की बात है, 78 ईस्वी में ना, ये 78 ईस्वी की बात होगा सर, इसके बाद फिर तो ग्रिगोरियन होगा 78 ईस्वी में। एक भी हो गया, एक जानते हो, एक चला था गुप्त संवत। कौन सा संवत जो गुप्तों ने चलाया था, गुप्त संवत। गुप्त संवत चलाया, ठीक है। तो गुप्त संवत जब चलाया, तो गुप्त संवत जब चलाया ना, तो गुप्त संवत कब चला था, 319 ईस्वी में। कब चला ये, 319। और उसके बाद एक चला जिसका बोलते हैं हिजरी संवत। कौन सा संवत, हिजरी संवत। और हिजरी संवत जो चला ना, हिजरी संवत की अगर बात करें तो हिजरी संवत कब चला था, 622। तो ये सब इम्पोर्टेंट, कभी कभी दोनों का पूछ देता है, डिफरेंस पूछता है। तो ये 58 तो बीसी और एडी, ये एडी क्यों, ईस्वी का मतलब होता है एडी। बीसी और एडी में अगर पूछेगा ना कि बताओ विक्रम संवत अगर 58 बीसी में शुरू हुआ और शक संवत, तो कभी कभी जानते हो शक संवत कब शुरू हुआ, विक्रम संवत कब शुरू हुआ, इस डेट नहीं पूछेगा, दोनों का डिफरेंस पूछ देगा। तो डिफरेंस अगर दोनों अगर एडी है तो घट जाएगा, लेकिन अगर एगो एडी और एगो बीसी है तो हमेशा जोड़ देना। तो अगर ये दोनों का डिफरेंस पूछेगा तो 58 प्लस क्या कर देना, 78 कर देना। तो 8 8 16 7 5 12 कितना, 136 साल। यानी दोनों में कितने साल का अंतर है, 136 साल का अंतर है। अब इन दोनों में बताया पूछा कितना का अंतर है, तो दोनों एडी है, एडी और एबी क्या है, एडी। तो दोनों एडी है, इस चलते दोनों घट जाएगा। तो 319 माइनस कितना हो जाएगा, 78। तो 9 में से 8 घटेगा तो 1 बचेगा, और 11 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, 4। तो 241
241 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है? 241। अगर मान लेते इसमें और इसमें पूछेगा तब दोनों को क्या करेंगे? कि गुप्त संवत और विक्रम संवत में कितने साल का अंतर है तो जोड़ देंगे। तो 319 आप प्लस कितना कर देंगे? 58। तो 9 8 17 5 1 6 1 7 और 3 तीन हो जाएगा ना, तो 377 साल का अंतर है। पूछ देगा हिजरी संवत और गुप्त संवत में कितने साल का अंतर है तो 622। जुटेगा कि घटेगा? घट जाएगा ना, घट जाएगा। हिजरी संवत और गुप्त संवत की बात कर रहे हैं। हिजरी संवत और तो 622 और 319 घट जाएगा ना। 12 में से 9 घटा 3 बचा, ये बचा, 1 में से गया तो 0 बच गया। ये कितना बचा? 303 साल। यानी कितने साल का अंतर है? 303 साल का। ईसा मसीह के जन्म के दिन के समय भी तो ग्रेगोरियन चला। हाँ, तो ईसा मसीह के जो जन्म हुआ तो ईसा मसीह के जन्म को कितने साल मान लिया गया? 0 साल मान लिया गया, 0 वर्ष माना गया है। ठीक है ना, 0 वर्ष माना गया। ईसा मसीह के जन्म के पहले बाद तो पहले वाला साल को बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। ईसा मसीह के जन्म के पहले और एडी का मतलब एनी डोमिनी होता है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात है। इतनी बातें समझ में आ गया। तो हम लोग चर्चा हिंदी व्याकरण सबसे पहले लिखने वाले व्यक्ति कौन है? पाणिनि, जो ने अष्टाध्यायी लिखा था। अष्टाध्यायी बताओ तो इसमें ये जो पुस्तकें लिखी गई है अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है? पाणिनि के द्वारा। ये पाणिनि है, पाणिनि बात समझ रहे हैं? पाणिनि के द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी का मतलब होता है 8 अध्याय का सबसे पहला, भारत में सबसे पहला अगर व्याकरण की अगर पुस्तक की बात करें तो सबसे पहला पुस्तक है ये अष्टाध्यायी है, जो कि 8 अध्याय का एक पुस्तक है, जिसको किसने लिखा? पाणिनि। बताओ इसमें कौन भगवान की चर्चा किया गया? ये पुस्तक है। तो इससे सिर्फ एक लैंग्वेज के बारे में पता चलता है। तो ये गैर धार्मिक सोर्सेज में हम लोग मानेंगे भी नहीं। मेन हम लोग गैर धार्मिक सोर्सेज की बात करें ना तो सबसे पहले तुमको बताया गया था, इसके पहले एक छोटी सी जानकारी थोड़ा सा समझ लेना। चंद्रगुप्त मौर्य जब आक्रमण किया था किस पर? सेल्यूकस निकेटर पे जब आक्रमण किया था तो सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया था? वो अपनी बेटी से शादी करवा दिया और दहेज में 4-5 को जगह भी दे दिया था। ठीक है ना, 4-5 को जगह भी दिया और वो उसके साथ साथ यानी कि हेलेना के साथ साथ वो अपना एक दूत भी भेजा था। उस दूत को क्या बोलते उसको? मेगास्थनीस। तो मेगास्थनीस का एक पुस्तक है। और ये जब भारत आया ना तो भारत में जितना जितना चीज लिखा ना तो एगो डायरी में लिखते जाता था। वही बाद में कह दिया कि ये पुस्तक है, जो किसके द्वारा लिखा गया? इंडिका के। और इस पुस्तक का नाम रखा गया इंडिका। लिखा किसके द्वारा गया था? इसमें बताओ किसके कहानियों का वर्णन है? चंद्रगुप्त मौर्य यानी पूरे मौर्य काल के बारे में चर्चा। तो बताओ मौर्य काल के बारे में पता चलता है कि ये साहित्यिक सोर्स है। बताओ ये धर्म वाला है कि बिना धर्म वाला? कौन भगवान के बारे में चर्चा है? कौन चर्चा नहीं चलती। इसका मतलब कह सकते हैं गैर धार्मिक सोर्सेस हैं, जिससे हम लोग को मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। और भी जैसे देखो मान लिखा गया एक मुद्रा राक्षस। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। विशाख दत्त जो है, विशाख दत्त के बारे में चर्चा करें तो विशाख दत्त जो है ये मुद्रा राक्षस के क्या है? लेखक है। मुद्रा राक्षस से भी किसके कहानियों का पता चलता है? तो मुद्रा राक्षस से भी यही मौर्य वंश के पता चलता है। ठीक है ना, मौर्य वंश की कहानियों का पता चलता है किस पुस्तक से? तुम्हारा एक तो इंडिका हो गया, दूसरा क्या हो गया? मुद्रा राक्षस। एक और पुस्तक है जो कि चाणक्य कौटिल्य ने लिखा था, अर्थशास्त्र। पुस्तक का नाम क्या है? चाणक्य कौटिल्य ने लिखा था। चाणक्य कौटिल्य द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था। चाणक्य कौटिल्य का ओरिजिनल नाम क्या था? विष्णुगुप्त। हाँ, इनका एक मूल विष्णुगुप्त कहा जाता है। विष्णुगुप्त कहा जाता है। बात समझ में? चाणक्य कौटिल्य का जो ओरिजिनल नाम है वो कौन है? विष्णुगुप्त। और इसने एक पुस्तक लिखा था अर्थशास्त्र। ये बताओ अर्थशास्त्र क्या आज वाला अर्थशास्त्र है? नहीं। ये अर्थशास्त्र में बताओ इसमें किस चीज के बारे में? इसमें राजनीतिक शास्त्र के बारे में लिखा गया। ये राजनीतिक से संबंधित पुस्तक है। राजनीतिक से संबंधित क्या है? पुस्तक, यानी पॉलिटी का समझ लो कि पुस्तक है, राजनीतिक से संबंधित पुस्तक। बात समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे बहुत सारे पुस्तक। अब तुम अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, देखो कालिदास के बारे में जानते हो? आजकल के लड़का लोग ना अगर मान लेते 20-22 साल होगा ना, 22 साल 23 साल होगा तो चल जाएगा घर छोड़ करके बाहर फैक्ट्री में कमाने की ना। अब हम पढ़ लिख नहीं सकते हैं, बहुत हो गया। जितना पढ़ना था मैट्रिक इंटर पास करके बहुत हो गया। अब नौकरी हमको नहीं होगा, हम पढ़ने बहुत कमजोर है। थोड़ा सा अगर कालिदास से शिक्षा लेगा तो कालिदास ने 26 साल के बाद वो पढ़ना शुरू किए थे। सोच लो अब यहाँ के लड़के लोग क्या करते हैं, 20-22 साल के बाद पढ़ना छोड़ देते। ठीक है, तो कम से कम कालिदास से शिक्षा लो। जिनके पास एकदम कुछ नहीं ज्ञान था, काला अक्षर भैंस बराबर था। उसकी पत्नी जब विदोत्मा से जब विवाह करके आए तो विदोत्मा पहली बार जब पढ़ रही थी ना
पढ़ रही थी किताब तो बहुत ही पतला पतला लिखा हुआ था, तो कालिदास देख के कह रहे हैं कि आजकल के ना अक्षर ही बहुत ही दुबला हो गया। पहले हम लोग पढ़ते थे तो क लिखा रहता था खूब मोटा मोटा, अब आज एकदम इतना छोटा छोटा अक्षर ही पतला हो गया। तो ये जैसी सुनी ना भी बात तो समझ गई कि एकदम बकलोल है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, और कार पकड़ के घर से बाहर भगा देती है। बात समझ रहे हो ना, कार पकड़ के जब घर से बाहर भगा देती है तो बहुत ही बेइज्जती होता है कालिदास को, और जब बेइज्जती होता है तो जब बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गया तो कालिदास उन्हीं को गुरु मान लेते हैं, यानी विद्वत्मा को ही कहते हैं कि आज यही मेरी गुरु रहेगी। वो निकल जाते हैं जंगल की ओर, और जब लौट करके आते हैं तो उस समय एकदम बहुत ही विद्वान कवि बन जाते हैं। और उनका कविता इतना बढ़िया बढ़िया है कि नीचे के क्लास में नहीं चलता। 8वां 9वां 10वां के क्लास में कहीं सुना कि कालिदास के कविता सब ग्रेजुएशन में चलता है। इतना हाई फाई कविता लिखते हैं कि नीचे वाले क्लास में लोगों को समझ में ही नहीं आया। बात समझ रहा, इतना अच्छा अच्छा कविता लिखते हैं। तो इनके बहुत ही इंपोर्टेंट पुस्तक में लिखा गया है। जैसे तुम अगर बात करो तो एक पुस्तक है मालविकाग्नि मित्रम, पुस्तक का नाम क्या है? मालविकाग्नि मित्रम। तो मालविकाग्नि मित्रम जो एक पुस्तक लिखे ना, किसने लिखे? कालिदास। तो कालिदास किसके शासन काल में? तो कालिदास जितने भी बढ़िया बढ़िया जो लोग हैं ना, सब चंद्रगुप्त, हाँ चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में, क्योंकि इन्हीं के शासन काल को अगर देखा जाए तो स्वर्ण काल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ठीक है, साहित्य काल, स्वर्ण काल, क्योंकि इसी के समय बहुत ही इंपोर्टेंट व्यक्ति, ठीक है, इन्हीं के काल में एक चरक, जो कि अभी तक देखो पूरे हिस्ट्री में 3 डॉक्टर मिलेंगे। एक तो तुमको मिलेंगे कौन? जीवक। जीवक किसके शासन काल में? जीवक किसके शासन काल में है? जीवक पता किसके शासन काल में? हाँ, जीवक बिंबिसार के शासन काल में है, ठीक है ना, यानी हर्यक वंश में। दूसरा अगर बात करें तो चरक, चरक किसके शासन काल में है? चरक कनिष्क है, हाँ चरक कनिष्क के शासन काल में है। और एक और व्यक्ति है, एक और जो डॉक्टर है जिसका नाम धन्वंतरी है, धन्वंतरी किनके शासन काल में? हाँ, तो ये तुम्हारे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में एक फेमस डॉक्टर है धन्वंतरी। यहाँ मित्रम जो पुस्तक जो देख रहा है, तो मालविकाग्नि मित्रम में मालविका और अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग के बारे में चर्चा की है कौन? कालिदास। बात समझ रहा है ना। तो देखो आजकल पढ़ने लिखने के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं होना चाहिए, कालिदास से शिक्षा लो। और आजकल दूसरा एक और शिक्षा लेना क्या, जैसे आजकल हम लोग एग्जाम देते ना, 2-4 को परीक्षा दिए ना, और रिजल्ट नहीं हुआ, 2-4 को परीक्षा दिया, रिजल्ट नहीं हुआ, तो हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं कि अब छोड़ दो, चलते हैं बाहर कमाने। अब कमाने चल जाते हो, कम से कम उससे देखो किससे शिक्षा लो? मोहम्मद गजनवी का नाम सुना है ना? मोहम्मद गजनवी से शिक्षा लो। मोहम्मद गजनवी जो है ना, मोहम्मद गजनवी 17 बार भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। मोहम्मद गौरी से शिक्षा लो। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से 12 बार हार जाता था, 16 बार लगता ये हारा है, 17वां बार जयचंद की सहायता से। किसकी सहायता से? जयचंद की सहायता से। जयचंद ने हाथ मिला लिया था मोहम्मद गौरी से, और हाथ मिलाकर के 17वां बार युद्ध लड़ा पृथ्वीराज चौहान से, तो पृथ्वीराज चौहान को क्या किया? हरा दिया। तो कम से कम इन लोगों से शिक्षा लो कि इतना बार सब हमला करते हैं। हम लोग हमला मान लेते हैं कि रेलवे को कितना बार, 2 बार 3 बार परीक्षा देंगे, 2-3 बार हमला करेंगे, हार गए तो छोड़ दिया, परीक्षा नहीं दे रहा है। थोड़ा बात करना, तो थोड़ा सा हिम्मत रखा करो, और उम्र का कोनो सीमा नहीं होना चाहिए, और कभी भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। कालिदास से हम लोग को शिक्षा मिलता है, और कालिदास ने इतने अच्छे अच्छे पुस्तक लिखे, और इसीलिए कालिदास को भारत का क्या कहा जाता है? शेक्सपियर कहा जाता है। मालविकाग्नि मित्रम जो पुस्तक जो दिखाई दे रहा है, इसमें मालविका एक लड़की का नाम है, और अग्निमित्र एक राजा है। किसके राजा अग्निमित्र हैं? अग्निमित्र किसके राजा? शुंग वंश के राजा है, शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग उनके संस्थापक हैं, उसके बाद राजा बनेंगे अग्निमित्र। अग्निमित्र और मालविका के प्रेम प्रसंग पर चर्चा की है कौन? कालिदास। और जो किसके शासन काल में है? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। यही के शासन काल में तुम्हारे मिलेंगे कौन? चरक में मिलेंगे। और चरक ने एक पुस्तक लिखा था जिसके बाद चरक संहिता। क्या लिखा था? चरक संहिता एक पुस्तक लिखा था। और चरक संहिता किसका लिखा हुआ है? चरक का लिखा हुआ है, ठीक है। इन्हीं के संहिता एक बहुत अच्छा खगोलविद है जिसको बोलता है बारामहीर बोलते हैं, और बारामहीर ने एक पुस्तक लिखा था बृहद संहिता। क्या लिखा था? बृहद संहिता लिखा था। और ये लिखने वाले व्यक्ति कौन है? बारामहीर है। कौन है? बारामहीर है। बात समझना, इनके शासनकाल में बहुत इन्हीं के ही शासनकाल में आर्यभट्ट है। इनके शासनकाल में कौन है? आर्यभट्ट है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भी नवरत्न तुमको मिलेंगे। जब चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ाएंगे तो नवरत्न के बारे में चर्चा किया जाएगा। एक अकबर के दरबार में भी नवरत्न तुमको मिलेंगे। यहाँ पर भी नवरत्न अच्छे अच्छे लोग हैं। और इन्हीं के समय एक लौह स्तंभ मिला है, ठीक है ना, महरौली में, ठीक है। और ये जो लौह स्तंभ है, आज तक इसमें जंग नहीं लगता है। बात समझ रहे हैं ना? अब चलो, हाँ, तो ये पुस्तकों के और भी कुछ पुस्तकों के बारे में पता कर लेते हैं। और पुस्तक की बात करें तो एक
पंचतंत्र लिखा गया है, ठीक है ना। पंचतंत्र बहुत ही पवित्र पुस्तक है और ये पंचतंत्र किसका लिखा हुआ है? विष्णु शर्मा। ये इतना अच्छा पुस्तक है, इसको अरबी में अनुवाद किया गया। इसको किसने अनुवाद किया गया? अरबी में। और इसी पंचतंत्र का एक चरक संहिता का भी अरबी में अनुवाद किया गया। दोनों पुस्तक अरबी में अनुवाद किया गया, एक चरक संहिता का और एक पंचतंत्र का, ठीक है ना। और इसको अरबी में जब अनुवाद करके अरबी में इसका नाम लिखा गया कलाली वादिमना। नाम बड़ा टेढ़ है, कलाली वादिमना, ऐसा नाम। बहुत ही टेढ़े टेढ़े नाम रहता है हिस्ट्री में। कोनो दिक्कत नहीं, कहानी सुन रहा हो तो आराम से बन जाएगा। इतने अच्छे से कहानी सुना देते हैं कि खूब बढ़िया से सब याद रहेगा। इसकी चर्चा और भी आगे होगी। तो ये समझ में आ गया ये कैसा सोर्सेस है, साहित्यिक सोर्सेस है। और इन साहित्यिक सोर्सेस से हमें पता चलता है इतिहास के बारे में, उन समकालीन राजाओं के बारे में पता चलता है, उस समय के राजाओं के बारे में पता चलता है। इन सब पुस्तकों से पता चलती है, ठीक है। हम लोग तो देखे नहीं, पुस्तक में जो बातें लिखी गई उनको मान लेते। अब अगर आगे चलें तो ये तो दूसरा हम लोग पढ़ लिए, कौन सा सोर्सेस? साहित्यिक सोर्सेस। साहित्यिक सोर्सेस के बाद एक और सोर्सेस है जिसको बोलते हैं, एक और क्या स्रोत है, एक और सोर्सेस जिसको बोलते हैं विदेशियों का विवरण, विदेशियों द्वारा दिया गया विवरण, विदेशियों द्वारा दिया गया विवरण। और विदेशियों द्वारा दिया गया विवरण से क्या पता चलता है? इससे भी पता चलता है उस समय विवरण विदेशी, जैसे कि बहुत सारे भारत में विदेशी लोग भी हैं। इसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जिनका नाम क्या है, सुनो। एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति फाहियान है। एक कौन है? फाहियान का नाम सुना होगा। फाहियान एक ऐसे व्यक्ति हैं, फाहियान जो है जो चाइनीज व्यक्ति हैं, चीन के व्यक्ति हैं। चीन में इन्होंने बुद्ध धर्म से संबंधित कुछ पुस्तकें पढ़े थे और कुछ बात नहीं मिल रही थी, तो उन्हीं के तलाश में चला थे भारत। पैदल चला थे पहियान, 60-70 साल के ही है, समझ रहे हो ना। 60-65 साल की उम्र में भारत आ गए। समझ लो इनके पास जुनून कितना होगा, उन चीजों को जानने के लिए चाइना से चला पैदल। हाँ, तो नेपाल पार किए तो पैदल आना, समझ रहे हो। तुम आज से यहाँ जहानाबाद तरी पैदल जाओ तो कहे कि ना हम नहीं जाएंगे। तुमको कहेगा कि हम तुमको 500 रुपया देते हैं, पैदल चलो, नहीं जाएगा कि ना, उससे बढ़िया बैठल रहेंगे। 500 रुपया जाएंगे, 500 रुपया ज्यादा डॉक्टर के देना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो फाहियान आया। अब बताओ, ये भारत में आया और ये भारत में लगभग 15 साल तक रहा। तो बताओ 15 साल तक रहा, और 15 साल तक रहा करके यहाँ के सभी चीजों के बारे में बढ़िया से देखा, ठीक है। देख करके जब चाइना लौटा तो भारत की खूब प्रशंसा किया कि भारत बहुत बढ़िया है, भारत में ऐसा चीज है। मैंने खूब बड़ाई जाके किया। तो बताओ खूब बड़ाई किया, तो बताओ अपना यानी कि अपने इतिहास के बारे में पता चला, दूसरे देशों में पता चल रहा है। बात समझ रहे हो। भारत के बारे में तो बड़ाई भी किया। लेकिन एक और व्यक्ति जिसका नाम जानते हो, एक और नाम है। अच्छा, फाहियान किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। एक मिनट, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। कौन? फाहियान। बात समझ रहा है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। तो सोच लो, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बहुत काम हुआ है। दूसरा एक व्यक्ति है जिसका नाम है वेनसोंग। बताओ, नाम से पता चल रहा है। वेन मतलब जब, सॉन्ग मतलब गाना गाए। जब गाना गाएंगे तो क्या होगा? हर्ष का मतलब खुशी। खुशी बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा ना खुशी। हाँ, तो इसी को हर्षवर्धन। तो वेनसोंग किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय आया था। हर्षवर्धन के समय जब वेनसोंग भारत आया, जानते हो, तो एक हर्षवर्धन ने एक महासभा का आयोजन किया। किसका? महासभा का आयोजन किया। तो महासभा का आयोजन किया ना, तो महासभा में जिसको कहा जाता है, जैसे बौद्ध संगीति जो हुआ था, एक्चुअली में बौद्ध संगीति कितना हुआ था? 4 बौद्ध संगीति हुआ था। लेकिन कभी कभी कहा जाता है कि 5वां भी बौद्ध संगीति हुआ था। तो यही महासभा जो रखा था ना कनिष्क, ठीक है, कनिष्क के दरबार में ही आया था। सॉरी, हर्षवर्धन के समय में आया था, ठीक है। कनिष्क के समय तो 4था बौद्ध संगीति हुआ था। और हर्षवर्धन के समय जब वेनसोंग आया ना, और एक महासभा का आयोजन किया। कौन? हर्षवर्धन। जब हर्षवर्धन महासभा का आयोजन किया, तो इस महासभा में बहुत सभी लोगों को बुलाया। सिर्फ अगर मान लेते हैं, अगर बौद्ध संगीति होता तो केवल बौद्ध को बुलाता, लेकिन ये केवल बौद्ध को नहीं बुलाया, जितने भी धर्म के लोग थे, ब्राह्मण वगैरह सबको बुलाया। और सबको बुला करके अब सब लोग एकदम बढ़ के विद्वान ब्राह्मण आ रहे हैं। अब बहुत विद्वान ब्राह्मण आ रहे हैं। अब सब सोच रहा, बहुत अगर अपने आप को विद्वान समझ रहे हैं तो सोच रहा होगा, अपने आप में सोच रहा होगा कि हम ही को अध्यक्षता मिलेगी। सब सोच रहा है कि अध्यक्षता हमको मिलेगा, वो सोच रहा है कि हमको मिलेगा।
जो बहुत ही बुजुर्ग बुजुर्ग है तो वो तो सोचेंगे नहीं कि हमको मिल सकता है, लेकिन इसी दौरान क्या हुआ ना कि हर्षवर्धन अनाउंस करते कुछ ही ना कि आज इस महासभा की अध्यक्षता, आज इस महासभा की अध्यक्षता वेन सॉन्ग करेंगे, ये करेंगे, ये ज्यादा उम्र नहीं है इनका, 250 साल का ही है बेचारे। अब ये सब लोग को सुन के एकदम बड़ा शौक लगा, कहा कि देखिए तो इतना बड़ा बड़ा विद्वान लोग बैठे हुए हैं, ये विदेशी को कह रहे हैं कि अध्यक्षता ये करेंगे। तो विद्वान लोग हल्ला भी करने लगे, कुछ ब्राह्मण लोग तो हल्ला करने लगे, और कुछ ओकरा में ज्यादा जो बिगड़ल थे ना, कुछ रोड़ा उठा के फेंकने भी लगे, और उसमें एक आध रोड़ा हर्षवर्धन को भी लगा। तो गुस्सा उसा आ गया, तो फिर उनके सैनिक उनिक से बहुते मैंने अति करके फिर किसी भी तरह से सभी को कंट्रोल किया गया, कंट्रोल करके तब उस महासभा का आयोजन किया गया। और उसी महासभा के आयोजन के दौरान फिर कुंभ मेला लगता है। कौन सा मेला? दो तरह का मेला लगता है, एक कुंभ मेला और एक क्या लगता है? महाकुंभ मेला। दो तरह के मेलाएं लगते हैं, कुंभ मेला और कुंभ मेला और महाकुंभ। कुंभ मेला बताओ कितने साल पे लगता है? कुंभ मेला और महाकुंभ, महाकुंभ मेला कितने दिन पे लगता है? कुंभ मेला 5 साल पे लगता है, और महाकुंभ मेला कितने साल पे लगता है? 12 साल पे। सही में 12 साल पे लगता है। चलो, तो कुंभ मेला 5 साल पे और महाकुंभ मेला 12 साल पे लगता है। कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है पता है? प्रयाग। हाँ, तो बहुत 12 साल वाला 4 जगह लगता है, प्रयाग, छिपरा। हाँ देखो, तो 4 जगह लगता है। कहाँ कहाँ लगता है थोड़ा सा देख लो। एक तो लगेगा तुम्हारा इलाहाबाद में, इलाहाबाद का ही नया नाम क्या है? प्रयागराज। इलाहाबाद। इलाहाबाद के बाद बताओ, इलाहाबाद के बाद नासिक। नासिक के बाद कहाँ लगता है? नासिक के बाद हरिद्वार में लगता है। हरिद्वार के बाद एक उज्जैन में लगता है। ये 4 जगह कुंभ मेला लगता है। उज्जैन यही क्षिप्रा नदी के किनारे है, ठीक है ना, और इसी क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। और ये 4 जगह लगता है, इलाहाबाद, नासिक और हरिद्वार, ठीक है ना। इसको याद रखने के लिए बहुत ही आसान है, भूल भी जाओ तो पूछो नहीं। हम लोग देहात में एक टर्म यूज करते हैं, क्या करते हैं? अगर मान लेते जानते हो किसी को, अगर मान लेते कोनो मार दिया तो छोटा बच्चा क्या करता है? अब वो पूछता है कि बताओ तो ही मारा है, बोले ना ई ना हो, ई नहीं मारा है, मतलब ई ना हो, ई ना हो। तो याद रखेगा, इससे ई से इलाहाबाद में, से ना के घर से हरिद्वार है, उससे क्या हो जाएगा? उज्जैन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ई ना हो, कुंभ मेला कहेगा था ई ना हो, देखो तो ई ना हो, एकदम से ऑप्शन देखना है, देखो ई ना हो, ई ना हो, देख लो अपना पता चल जाएगा कौन है। समझ में आया बात ना? ये तो पता चला। अब बताओ, ये सब विदेशी यात्री हैं जिससे हम लोग को विदेशी विवरण से पता चलता है इतिहास के बारे में। विदेशी बाहर गया था, इसमें से कोई के यात्रियों का राजकुमार। हाँ, वेलसोंग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है थोड़ा सा समझ लो। वेलसोंग को यात्रियों का राजकुमार ये आया था, एक्चुअली ना ये आया था जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था, ठीक है ना। सोच लो, चाइना से व्यक्ति विश्वविद्यालय में पढ़ने आ रहा है, तो नालंदा विश्वविद्यालय इंटरनेशनल विश्वविद्यालय था। विदेश आज भी अब तो खत्म हो गया है, उसको तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी तो जला ही दिया था, ठीक है, नष्ट कर दिया। अब दूसरा है, अभी वेलसोंग पढ़ने आया था, लेकिन चूंकि बहुत ही अमीर व्यक्ति था। बताओ, चाइना से अगर कोई इंडिया पढ़ने आ रहा है तो कोई गरीब व्यक्ति आएगा पढ़ने? बहुत ही अमीर था, और ये अमीर इतना था कि गला में बहुत बड़का बड़का चैन पहन के आता था। जब मन किया तो बोले साइकिल लेके निकल गया। बिहार के तो लोग समझते हो मगर में कितना सब चोर रहता है, रातों के निकल जाता था। सोचता था कि तो चाइना कोनो दिक्कत नहीं, निकल गया रात को। तो एक दिन निकला, 2 दिन निकला, तो तब तक देखेगा कि अच्छा 2 दिन निकला, तो तीसरा दिन लगेले रहेगा कि अच्छा आता है। देखे मोटा मोटा गला में पहने भी रहता है, इसको पकड़ के एक दिन सब गला वाला छीन लिया, और छीन के बहुत पीटवो किया। जब यही जाता है ना चाइना में, तो कहता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन वहाँ चोर ठीक नहीं है। चोर ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ चोरी करता ठीक है, छीन लिया तो समझ में आता है, लेकिन पीटा का है, वो बहुत पीटता है। तो चोरी भी किया, पीटवो किया, बहुत। ये तो वेलसोंग की कहानी है। इतिहास को 3 वर्गों में बांट के पढ़ेंगे, और पहला जो वर्ग होता है इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे प्राचीन भारत। कौन सा भारत बोलेंगे? प्राचीन भारत। और इसे बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत के बाद जो तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा जो है इसको हम लोग आधुनिक भारत बोलेंगे। कौन सा भारत बोलेंगे? आधुनिक भारत। आधुनिक भारत पढ़ेंगे, आधुनिक भारत। बात समझ में आ रहा है? आधुनिक भारत। बात नहीं करो, अरे रिकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं समझते बात।
प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। पूरे इतिहास को 3 वर्गों में बांट के पढ़ेंगे। प्राचीन भारत को बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं। कुछ नहीं करना, बस खाली ध्यान से अगर देख लोगे ना तो हिस्ट्री से हमेशा के लिए बीमारी खत्म हो जाएगा। हिस्ट्री जो हम सोचता है कि रटने वाला चीज है, नहीं होगा, ये एकदम दिमाग से हट जाएगा। बस खाली कुछ नहीं, 4 दिन अगर पढ़ लोगे तो लगेगा अब तो इतिहास ठीक हो गया। एंशिएंट हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत की बात करें तो मेडाइवल हिस्ट्री। झूठ मूठ के कुछ स्पीडी उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जितना बता देते हैं, जितना कहानी सुनाते हो उतना बस कवर रखो, एको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस बार जो दरोगा में जो एग्जाम हुआ, दरोगा का जो एग्जाम हुआ, बिहार एसएससी का जो एग्जाम हुआ, होमगार्ड का जो एग्जाम हुआ, इन सभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन हो, जितना पढ़ाए ना एकदम हो लड़के, और जितने भी बच्चे बहुत ही अच्छा बना करके आए। ठीक है, तो मिडाइवल हिस्ट्री हो गया। उसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री। ये कौन सा हिस्ट्री हो गया? मॉडर्न हिस्ट्री। थोड़ा सा ध्यान देना, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करें ना, तो मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करें तो थोड़ा सा ध्यान देना। तो सबसे पहले हम लोग तो प्राचीन भारत पढ़ेंगे, और पूरे प्राचीन भारत को ना 3 कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी। पहला जो कैटेगरी जिसको बोलते हैं हम लोग प्री हिस्टोरिक एज बोलते हैं। कौन सा एज बोलते हैं? प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं। प्री हिस्टोरिक एज, प्री हिस्टोरिक एज बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक एज बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते, एक को बोलते प्रोटो हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एज, हिस्टोरिक एज बोलते हैं। तीसरा जिसको बोलते हैं हम लोग हिस्टोरिक एज, तीसरा को क्या बोलते हैं? हिस्टोरिक एज बोलते हैं। अब बताओ, प्री का मतलब पहले होता है, पूर्व होता है, पूर्व ऐतिहासिक काल हो जाएगा। पूर्व ऐतिहासिक, पूर्व ऐतिहासिक काल इसको कहेंगे, पूर्व ऐतिहासिक काल कहेंगे। और इसे बताओ क्या कहेंगे? प्रोटो हिस्ट्री को बोलेंगे, इसको आद्य ऐतिहासिक काल। इसको क्या बोलेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल। और इसे कहते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल। इसे क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल। ध्यान देना, ऐतिहासिक काल। पूर्व ऐतिहासिक काल की अगर थोड़ा सा ध्यान देना, पूर्व ऐतिहासिक काल की बात करें ना, बात नहीं करो। पूर्व ऐतिहासिक काल को एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं, प्री हिस्ट्री को बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। तो इसको क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रागैतिहासिक काल, अब बताओ, प्रागैतिहासिक काल हो गया, तुम्हारा आद्य ऐतिहासिक काल हो गया, और ऐतिहासिक काल, 3 तरह के काल पढ़ लिए हम लोग। बात समझ में आया? 3 तरह के इतिहास। अब बढ़िया देखो, इसको जितना अच्छा समझो, अभी तक तो हमने सोर्सेस के बारे में पढ़ाई किया, अब इसको अच्छा समझना, जितना अच्छा से समझ पाएगा उतना अच्छा आसान हिस्ट्री लगेगा। कुछ नहीं, थोड़ा सा देखो। अब देखो, बताओ किस काल को हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे, और किस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे, और किस काल को ऐतिहासिक काल कहेंगे। बस छोटा सा दिमाग में बात रखना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा वो देखते हैं कि बहुत सब उल्टा पल्टा दिमाग लगाते रहते हैं, कुछ नहीं करना है। प्रागैतिहासिक काल उस काल को बोलते हैं, ध्यान देना, प्रागैतिहासिक काल उस काल को बोलते हैं ना जिस काल में न कुछ लिखा हुआ मिला। जब लिखा ही नहीं मिला तो पढ़ने का कोई टेंशन ही नहीं। लिखल मिलता तो उसमें दिमाग में लगाते कि कौन चीज लिखा हुआ है, तो इसमें ना कुछ लिखा हुआ मिला। क्या लिखा हुआ कुछ मिला? नहीं मिला। क्या हम लोग पढ़ पाए? बताओ, लिखले नहीं तो पढ़ने की कोई समस्या ही नहीं आती है। यानी वैसे काल को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल जिस काल में कोई भी लिखित विवरण नहीं मिला है। और जब जिस काल में कोई लिखित विवरण नहीं मिलेगा वैसे काल को क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। अब बताओ, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखा हुआ मिला कि नहीं मिला? लिखा मिला, लिखा तो मिला, लिखा मिला, बट लिखा हुआ मिला, बट क्या पढ़ पाए हम लोग? पढ़ नहीं पाए। एकदम इसलिए उल्टा पलटा, एकदम अगला बगला की तरह लिखा हुआ है ना। जो पढ़ाएंगे, हड़प्पा सभ्यता पढ़ाएंगे तो इसमें दिखाएंगे, ब्राह्मी लिपि को भी दिखाएंगे कैसे लिखा गया था। और आगे जब मौर्य काल पढ़ाएंगे ना, तो हड़प्पा में तो अगर कुछ लिखना नहीं था तो उसमें दिखाने की बातें नहीं है। जब मौर्य काल पढ़ाएंगे तो मौर्य काल में जब अशोक के समय जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था ना, तो सब में फोटो में दिखाएंगे कि यही अशोक है, ब्राह्मी लिपि है। तो डिजिटल बोर्ड का ये वो फायदा है, और अच्छा से समझ में आएगा। तो लिखा, आज तो खैर इसकी जरूरत नहीं है, कल अगले क्लास में, यानी कल से जब पढ़ेंगे तो जरूरत पड़ेगा। तो आद्य ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? आद्य का मतलब आधा आधा, आधा लिखा हुआ मिला लेकिन पढ़े नहीं पाए। तो लिखा हुआ मिला बट पढ़ नहीं पाए, तो वैसे काल को क्या बोलेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है ना, आद्य ऐतिहासिक काल लिखा हुआ मिला, ठीक है ना, लेकिन पढ़ हम लोग नहीं पाए थे।
हड़प्पा सभ्यता में कुछ लिखा हुआ मिला, लेकिन क्या हम लोग पढ़ पाए? नहीं पढ़ पाया, क्योंकि पता ही नहीं चला कि लिखा हुआ जो उल्टा पलटा एकदम ऐसे अल्फा बीटा गामा करके कुछ तो अल्फा बीटा गामा तो पढ़ ही लेते, लेकिन इसलिए लिखा था कि कुछ तो नहीं पढ़े। बात समझ रहे हैं ना? तीसरा बताओ, तीसरा काल को, तीसरा यानी कि हिस्टोरिक एज यानी ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो बहुत ही आसानी से ऐतिहासिक काल को याद रख सकते, कुछ नहीं, इसमें लिखा हुआ मिला कि नहीं मिला? खूब बढ़िया से याद रखना, बस उसमें दोनों गायब, इसमें एक है, इसमें एक गायब, इसमें लिखा हुआ मिला तो हम लोग पढ़ भी पाए। तो ये जो यानी कि जिस काल में लिखित विवरण के साथ साथ हम लोग उस विवरण को पढ़ भी पाए, तो वैसे काल को ऐतिहासिक काल, और जिस काल में लिखित विवरण मिला बट उसे पढ़ नहीं पाए तब उसे हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक एज बोलते हैं, यानी कि आदि ऐतिहासिक काल। और प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो वैसा काल जिसमें न लिखा हुआ मिला और ना ही पढ़ने की कोई जरूरत पड़ा, यानी इस काल में कोनो लिखित विवरण नहीं मिला, इसमें लिखित विवरण है बट हम लोग पढ़ नहीं पाए, इसमें लिखित विवरण है और हम लोग इसे पढ़ भी पाए, तो ऐसे काल को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब चलो, अब हम लोग बात करें ना, थोड़ा सा ध्यान देना, तब एक बात और समझ लेना है कि जो प्रोटो हिस्ट्री है ना, प्रोटो हिस्ट्री की बात करें, यानी कि प्रोटो नहीं, प्राग ऐतिहासिक प्री हिस्ट्री की बात करें तो प्री हिस्ट्री को तो 3 वर्ग में बांट के पढ़े। कितने वर्ग में? 3 वर्ग में बांट के पढ़ेंगे प्री हिस्ट्री। ध्यान से देखना, प्री हिस्ट्री को 3 वर्गों में बांट के पढ़ेंगे, वो कौन कौन से वर्ग होंगे, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो प्री हिस्ट्री का जो पहला जो वर्ग होगा, पहला वर्ग को क्या कहते हैं? इसे ध्यान देना, इसे 3 वर्ग में बांट के पढ़ेंगे। एक्चुअली 3 वर्ग में नहीं, 2 ही वर्ग में पहले बांटते हैं। पहले कितने वर्ग बांटेंगे? 2 वर्ग में। एक को बोलते हैं हम लोग जानते हो स्टोन एज, एक को क्या बोलते हैं? स्टोन एज, मतलब स्टोन एज, और एक स्टोन एज हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं पाषाण काल। इसी में क्या बोलते हैं? पाषाण काल। ठीक है, तो पहला जो हो गया पाषाण स्टोन एज, दूसरा हो जाता है कॉपर एज, दूसरा कॉपर एज। तो कॉपर एज को हम लोग ताम्र काल कहते हैं, या इसी ताम्र काल को बताओ। अब जहां बात आती है कि पहले था स्टोन एज, यानी पहले पत्थर काल ही था, यानी उस समय केवल पत्थर था, तो पत्थर के बाद जब कॉपर का खोज हुआ होगा तब कॉपर एज आया होगा। तो बताओ, क्या कॉपर आने से पत्थर सब फेंक दिए होंगे? पत्थर तो होगा ही ना। तो ये अगर देखो कहीं कहीं ताम्र काल भी लिख सकता है, और इसी को अगर ऐसा भी लिखा जाए तो कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इसी को लिखा जाए ताम्र काल को ही अगर मान लेते हैं, क्योंकि तांबा और पत्थर तो दोनों है इसमें, तो इसी को कहीं कहीं पे ताम्र पाषाण काल लिखेगा। क्या लिखेगा? ताम्र पाषाण काल। तो टेंशन लेने वाली कोनो जरूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते चलो, काम हो जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण कहते हैं, ताम्र पाषाण काल। अब बात आती है कि स्टोन एज को कितने वर्गों में बांटा गया? तो स्टोन एज को 3 वर्ग में बांटा गया। पहला जो वर्ग है ना, जिसको बोलते जानते हो बच्चे, इसको बोलते हैं हम लोग पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज क्या होता है? पैलियोलिथिक एज। और पैलियोलिथिक एज को हम लोग बोलते हैं पूरा पाषाण काल। क्या बोलते हैं? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल हो गया, ठीक है। दूसरा जो अगर बात करें पैलियोलिथिक एज के बाद, अगर दूसरा एज की बात करें, दूसरा एज की बात करें तो दूसरा इसको बोलते हैं हम लोग मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज का मतलब होता है, मेसोलिथिक एज का मतलब होता है मध्य पाषाण काल। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल कहते हैं, कोनो दिक्कत तो है नहीं, मध्य पाषाण काल। तीसरा अगर काल की बात करें, तीसरा मेसोलिथिक एज के बाद तीसरा अगर बात करें तो तीसरा कौन हो जाएगा? मेसोलिथिक, उसका नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज हो जाएगा। नियोलिथिक एज को बोलते हैं नवपाषाण काल। थोड़ा सा यहाँ से डेट ध्यान में रखेंगे, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल डेट्स कैसे याद रखेंगे? बहुत ही आसान है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बताओ नियोलिथिक एज कब से प्रारंभ हुई, हमें पता नहीं है कि कब से, तो इस चलते इसको डेट अगर लिखना हो ना तो बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? डेट को हम लोग इसको मान लेते हैं अनंत। कितना मान लेते हैं? अनंत। कब से तो पता ही नहीं, तो मान लेते हैं अनंत से आ रहा होगा। अनंत कुछ को कर सकते हैं, किसी भी चीज को अनंत कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं समझना कि 100 रुपया अनंत नहीं है। अनंत कहेंगे 100 रुपये, बताओ 0.0001 के सामने तो अनंत है ना। यस। मान लो कि तुम्हारे पास, तुम किसको अनंत कहोगे? अगर किसी कोई 1 रुपया नहीं देखा है, उसको कहे कि 1 लाख रुपया, तो बोलेगा बहुते मानी पैसा है। बहुते मानी कहेगा, बहुते मानी मतलब अनंत। तो अब मान लो जो अमीर आदमी है, तो 1 लाख रुपया क्या उसके लिए अनंत होगा? नहीं होगा, उसके लिए कहेगा ना। और बहुते अरब मानी कहेगा कि इतना अरब, तब कहेगा नहीं ये अनंत है। तो अनंत डिपेंड करता है कि व्यक्ति कैसा है, तो व्यक्ति पर डिपेंड करता है,
ठीक है ना। तो यहाँ अनंत का मतलब समझ लेना, कोई लिमिटेड नहीं है कि कितने साल को कहा गया, लेकिन अनंत से लेकर के जाते हो 8000 बीसी तक, अनंत से लेकर 8000 बीसी तक जो है ना, अनंत से लेकर के 8000 बीसी तक के जो काल को हम लोग क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल कहते हैं, पूरा पाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल के बाद अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो पूरा पाषाण काल के बाद बताओ, पूरा पाषाण काल के बाद, ठीक है ना, मेसोलिथिक एज आता है, यानी मध्य पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल 8000 बीसी से लेकर के 8000 बीसी से लेकर के 4000 बीसी। बीसी समझ में आता नहीं, समझ के जन्म के पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए घटते क्रम में चलेगा, जब भी चलेगा तो घटते क्रम में चलेगा। बीसी में जब भी अगर एज चलेगा तो घटते क्रम में चलेगा। और 8000 बीसी 4000, ये चला 4000 बीसी से लेकर के 4000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक चला। कब तक चला? 2500 बीसी तक। तो ये थोड़ा सा डेट देखो, कोई किताब में अलग भी लिखते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब अपना अपना दिमाग लगा के लिखे हैं। तो अनंत से लेकर 8000 बीसी तक पूरा पाषाण काल। अब बताओ पूरा पाषाण काल में किस चीज का खोज हुआ था? कोई खोज हुआ था? यस सर। किस चीज का? तो पूरा पाषाण काल में किसका खोज हो गया था? आग का खोज हो गया। बताओ इसके बाद अगर चले मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण में किसका खोज हो गया था? हाँ, तो मध्य पाषाण काल में हम लोगों ने औजार कहेंगे। हाँ, तो मध्य पाषाण में बताओ, इस समय जो है ना आग का खोज हो गया पहले पूरे पाषाण काल में। आग जब खोज हो गया तो बताओ यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कृषि शुरू हो जाएगा, यहाँ पर पशुपालन शुरू होता है, और सबसे पहला जो पशु पाला जाता है जिसको क्या बोलते हैं लोग? कुत्ता। सबसे पशुपालन। तो पूछा कि मध्य पाषाण काल में कौन सा पशु को पालतू बनाया गया? कुत्ता को। सबसे पहले जो पालतू पशु बना वो कौन है? कुत्ता है। लेकिन तुमसे पूछा कि बताओ नव पाषाण काल में सबसे पहले नव पाषाण काल में अगर पूछेगा कि बताओ पालतू पशु कौन है, तो कुत्ता तो कंटिन्यू है। तो इसके बाद किसको पाला गया? भेड़ को पाला गया। गाय भेड़ नहीं पाला गया, भेड़ को पाला गया। बात समझ में आ रहा है? तो कभी कभी ये पूछ देता है। और इस समय देखो, इस समय बहुत सारा चीज का खोज और हो चुका है। बताओ इस समय पहिया का खोज हो चुका है? पहिया हो चुका है, ठीक है ना। ये वो कुम्भकारी समझते हो? कुम्भकारी मतलब चक्का जिसको बोलते हैं, कुम्भकारी मतलब चक्का। तो चक्का भी जो कुम्हार द्वारा पत्थर का ही बनता है, देखो ना, तो उस समय तक बन गया है नव पाषाण काल। तो ये देखो अभी तक ये सब पत्थर का काल चल रहा है, यानी जितने भी चीजें है ना, अगर पूरा पाषाण काल में देखा है तो सब पत्थर का है। ये टू जेड चीजें पत्थर का है। यहाँ पे औजार भी पत्थर का है, औजार भी तो किस चीज का? पत्थर का। उसको पजा के एकदम तेज कर लिया है। इस समय अगर शिकार वगैरह करना रहता था, भूखे बहुत ज्यादा अगर भूख लग गया तो खाना खाने जाएगा, तो खाना खाने के लिए क्या करता था ना, इन लोग क्या करता, शिकार करने। इन लोग के पास बहुत दिमाग था, जैसे बढ़ते गया वैसे दिमाग और बढ़ते गया। लेकिन इन लोग के पास जितना दिमाग था उतना लगाता था। इन लोग क्या करता था ना कि जने जने झूठ जाता था, पहाड़ पर चढ़ जाता था, पहाड़ से ऊपर से पत्थर गिरा जाता, पत्थर गिरा, जो गिरा मरा ना, उसके पास ऐसे खा गया। तो धीरे धीरे आग का खोज हो गया, किसी जंगल में आग लग गया। आग लग गया तो ऑटोमेटिक पक गया। पहले थोड़ी जाता था कि पकाने को अच्छा लगेगा, तो आग खोज हो गया। तो आग तो किसी जंगल में आग लग गया, मान लेते घर्षण की वजह से आग लग सकता है, तो घर्षण की वजह से आग लग गया, पूरे जंगल में आग लग गया। तो जंगल में जितने भी कुछ पशु होंगे तो जल गए होंगे। जाकर खाया तो देखा गरीब बहुत टेस्ट लगता है। जब टेस्ट लगता है तो फिर सब कच्चा मांस छोड़ करके फिर पक्का मांस खाना शुरू कर दिया। तो पक्का मांस खाना कब से शुरू करेगा? सब मध्य पाषाण काल से। इससे पहले सब कच्चा मांस खाता था। कच्चा मांस कब से? पूरा पाषाण काल से सब कच्चा पका हुआ मांस खाने लगा था। बाद में तो फिर इसने कुत्ता को पालतू बना दिया। अब बताओ इस समय ये स्थायी रहेगा कि नहीं रहेगा? अस्थायी कब होगा? जब कृषि करना शुरू कर देगा। कृषि कब से शुरू होता है? कृषि कब से शुरू होता है? नव पाषाण काल से ही कृषि शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? कृषि यानी खेती उती करना शुरू कर देते हैं। इसलिए बताओ अब यहाँ से लोग अस्थायी हो जाएंगे, अस्थायी रहेंगे? जब अगर खेती जहाँ पर मान लेते खेती हो गया तो सोचते हैं कि जहाँ खेती वही ना रहेंगे, यहाँ से लोग रहना अस्थायी कर देंगे। इससे पहले अस्थायी नहीं है, सब घुमंतु बूटिया की तरह, आज यहाँ तो कल वहाँ। बात समझ रहे आजकल वैसे ही है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। अब एक बात और समझना, देखो 4000, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी क्या है समझना। 4000 से 2500 बीसी आते ना, तो 4000 से 2500 बीसी के काल को हम लोग नव पाषाण काल कह रहे हैं। लेकिन 4000 से जानते हो तो इस समय कृषि तो शुरू हो गया, खेती उती करना है ना। तो बताओ इस समय बताओ हल भी बनाएगा तो किसका बनाएगा ना? ये पत्थर लेगा बजाएगा, ऐसे करके कोड़ लेगा, बहुत भार पड़ता होगा।
तो देखा कि तनी कुछ और उतना बड़ा पत्थर टांगेगा बनाएगा, बहुत ही समस्या है। तो अब ये हमेशा कुछ न कुछ खोज करते रहता हूँ। पूछा कि मानव द्वारा खोजा गया सबसे पहला पदार्थ पूछेगा तो कौन है? पत्थर है। लेकिन तत्व पूछेगा तो कौन हो जाएगा? तांबा हो जाएगा, क्योंकि पत्थर कोई तत्व नहीं है, तत्व कौन है? तांबा है। तो 4000 बीसी से 2500 बीसी आता है, तो जानते हो इन लोगों ने एक क्या किया कि खोज कर लिया कि इसका 2000 आते आते 2000 बीसी आते आते कब तक आते आते 2000 बीसी तक आते आते इन्होंने तांबा का खोज कर लिया। किसका खोज कर लिया? तांबा के खोज करके इन लोग के यहाँ भी बहुत बड़का बड़का साइंटिस्ट था। तो मैंने अपने यहाँ, अब जिस 4 यहाँ बैठे रहते, कोई भी एक आदमी अपने आप को साइंटिस्ट समझता होगा, तो समझता है। तो उसमें भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो साइंटिस्ट समझता होगा। तो तांबा का जब खोज हो गया ना, कब खोज हुआ? 2000 बीसी से। तो इसीलिए अगर बात करें तो 2000 बीसी से अगर बात करें, 2000 बीसी नहीं, सॉरी 3000 बीसी में कब खोज हो गया? 2000 तो इससे पार कर जाएगा ना, 2000 बीसी मतलब नहीं, 3000 बीसी कब खोज किया गया? 3000 बीसी 3000 बीसी में खोज कर लिया गया। 3000 बीसी में खोजा गया। कब खोजा गया? यानी तांबा का खोज पूछा कब किया गया? तो लगभग 3000, यानी ईसा मसीह के जन्म के 3000 साल पहले खोज लिया गया। जब तांबा का खोज हो गया ना, तांबा का जब भी खोज हो गया 3000 साल पहले, जब भी तांबा का खोज हो गया, उसके बाद थोड़ा सा ध्यान देना, जब तांबा का खोज हो गया, अब बताओ, तो अभी हम लोग पढ़े थे दूसरा, क्या पढ़े थे? ध्यान देना, देखो दूसरा, देखो दूसरा हम लोग पढ़े थे कॉपर एज। दूसरा एज को क्या कहते? बस सुनो, बस खत्म करके छुट्टी देंगे। ध्यान देना। अब बताओ ताम्र काल, बताओ कब से कब तक रहा होगा? सोचने वाली बात है। तांबा के काल की बात करें कब से कब तक रहा होगा, तो सोच लो, ये 3000 बीसी में तो तांबा का खोज हो गया। तो 3000 बीसी से लेकर के 3000 बीसी से लेकर के ये कब तक रहा? 2000 बीसी तक। 2000 बीसी तक रहा। कब तक रहा ये? 3000 से लेकर के 2000 बीसी तक के काल को क्या कहेंगे हम लोग? कॉपर एज बोलेंगे, या तो ताम्र पाषाण काल कहते हैं, ठीक है ना? ताम्र पाषाण काल कहते हैं। लेकिन देखो क्या हुआ कि 2000 बीसी आते आते 2000 बीसी आते आते लोगों ने क्या किया ना, दिमाग लगाते रह चुके। इस समय तक तो तांबा खोज हो चुका था, तांबा तो खोज हो गया, तो सोचा कि तनी कृषि करने के लिए लगाते हो, हल बना लगाया तो बार बार मुड़ जाता होगा, तांबा मुलायम होता है, तो बड़ा दिक्कत। उन लोग भी दिमाग लगा रहा, अच्छा कुछ सोचा कि इसमें कुछ मिला उला के देखते हैं, तो कभी ये चीज मिलाया, कभी वो चीज मिलाया, मिलाते मिलाते देखा कि हार्ड करने की उद्देश्य से लोग भी साइंस दिमाग लगाते रहता होगा, तो साइंस दिमाग लगाते रहता, कुछ मिला दिया, गला के कुछ मिला, मिलाते मिला के देखा कि नहीं हार्ड हो रहा है, और इसी करते करते सोचा कि हार्ड नहीं हो रहा। तो एक बार क्या हुआ ना, एक बार देखो इसी मिलाते मिलाते ना 2000 बीसी आते आते उसने क्या कर लिया ना कि तांबा में कांसा को मिलाया ना, तो एकदम हार्ड। अरे तांबा में किसको मिला दिया? टीन को। कांसा नहीं, तांबा में टीन को मिलाया। तो तांबा में जब टीन को मिलाया ना, दूसरा धातु टीन का ही खोज हुआ है, और टीन को जब मिलाया ना, तो देखो कि बहुत ही हार्ड हो गया, तो बहुत अच्छा हो गया, तो खेती करने के लिए बहुत अच्छा हो गया। तो बताओ 2000 बीसी, यानी टीन का खोज 2000 बीसी का आसपास हुआ, और टीन को तांबा के साथ जो मिला दिया, टीन को जब तांबा के साथ मिला दिया, तो बताओ क्या बन गया? कांसा। और जब कांसा बन गया, तो समझ रहा था कांसा तो 2000 बीसी तक कांसा का खोजे हुआ। तो 2000 बीसी के बाद कांसा जो भी युग आएगा उसको कौन सा युग आ जाएगा? कांसा वाला युग आ जाएगा। और कांसा वाला युग को क्या बोलेंगे हम लोग? कांस युगीन काल बोलते हैं। और इसमें एक बात और समझना, ये तो समझ में आ गया, ये 3000 बीसी से लेकर 2000 बीसी तक हो गया। इसीलिए अगर तुमको अगर पूछे कि बताओ प्राग ऐतिहासिक काल का अवधि कितना से कितना तक है, तो बता सकते हो अनंत से लेकर कहां तक? 2000 बीसी। 2000 बीसी में तो खत्म हो गया ना, 2000 बीसी में काम तमाम। तो आराम से देखो काल बता दिए, वाला थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो ऑटोमेटिक बता देंगे। अब हमने बताया क्या कि हमने एक बात बताया, हमने क्या बात बताया? हमने बताया कि इस समय तक तांबा में किसको मिला लिए? आ देते हैं। अब तांबा में टीन को मिला करके, तांबा को कहते हैं संकेत में कॉपर, सीयू में हम लोग टीन का सूत्र होता है एसएन को मिला करके हमने क्या बना लिया? कांसा बना लिया। क्या बना लिया? कांसा बना लिया। अब ये कांसा बना लिया, तो बताओ इस समय का जो युग होगा वो कांसा वाला युग होगा। इसीलिए जो हम लोग प्राग आद्य ऐतिहासिक काल को हम लोग कौन सा काल बोलेंगे? कांस्य युगीन काल। कौन सा काल बोलेंगे? कांस्य युगीन काल। तो कभी कभी परीक्षा पूछता है कि बताओ भाई आद्य ऐतिहासिक काल को क्या कहते हैं? तो कांस्य युगीन काल कहते हैं, कोनो दिक्कत नहीं, तो कांस्य युगीन काल कहते हैं। और इस कांस्य युगीन काल में ही हम लोग सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पुराना सभ्यता जो भारत का है पहला, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे
जिसको बोलते हैं घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे लोग? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसी को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, और ये 2000 बीसी से लेके कब तक है? 2000 बीसी से 1750 बीसी तक ये चलेगा। उसके बाद इसका पतन हो जाएगा, और उसके बाद 250 साल तक इसमें कोई नहीं आएगा। 250 साल तक कोई नहीं आएगा, तो फिर आएगा कब? 1500 साल पहले आ जाएगा, यानी कि इसके बाद आ जाएगा तुम्हारा वैदिक काल आ जाएगा। तो दो इंपॉर्टेंट काल पढ़ना है। वैदिक काल, तो वैदिक काल किस युग में पढ़ना है? कांस्य युगीन काल यानी आद्यतिहासिक काल। आद्यतिहासिक काल का मतलब क्या? क्या इसमें कुछ लिखा हुआ मिला, लेकिन क्या पढ़ पाए? नहीं पढ़ पाए। वैदिक काल में लिखा हुआ मिला, लेकिन क्या पढ़ पाए? नहीं पढ़ पाए। वैदिक काल कब से कब तक है? तो 1500 250 साल तक तो कुछ मिला ही नहीं, कुछ है नहीं यहाँ पे। तो 1500 से लेकर के 600 साल तक, 600 बीसी तक है। 1500 बीसी से कब तक है? 600 बीसी तक। जब 1500 से 600 बीसी तक है ना, तो इस वैदिक काल को दो वर्गों में बांट के पढ़ते हैं। एक ऋग वैदिक काल बोलते हैं, ऋग वैदिक काल बोलेंगे, और ऋग वैदिक काल के बाद एक दूसरा काल इसमें पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। तो दो तरह के काल पढ़ लेंगे। और इसका अवधि की बात कर ले तो ऋग वैदिक काल 1500 से लेकर कब तक पढ़ेंगे? 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक ये पढ़ लेंगे हम लोग ऋग वैदिक काल। और ऋग वैदिक काल के बाद अगर बात करें तो उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से लेकर कब तक पढ़ेंगे? 600 बीसी तक। जब इसको पढ़ लेंगे तब तुम्हारा ये कांस्य युगीन काल समाप्त हो जाएगा। और ये 600 तक तो हम लोग कांस्य युगीन काल पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग चले जाएंगे, और यही उत्तर वैदिक काल आते आते हम लोग लोहा का खोज कर लेंगे। किसका खोज कर लेंगे? लोहा का। और लोहा का खोज सबसे पहले किसमें किया गया? सबसे पहले लोहा का खोज जो किया गया उसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया? तो लोहा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था युद्ध में। परीक्षा में पूछेगा कि लोहा का खोज लोहा का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था? युद्ध में। बाद में उसका उपयोग हम लोग कृषि में करेंगे। तो उत्तर वैदिक काल यानी ये 600 बीसी आते आते लोहा का खोज हमने कर लिया। तो लोहा का खोज कर लिया, तो बताओ इसके बाद जो काल आएंगे कौन सा काल आ जाएंगे? लौह युगीन काल आ जाएंगे। इसके बाद का जो काल है, ध्यान देना, इसके बाद का जो काल हम लोग पढ़े थे तो कांस्य युगीन हो गया। अब इसके बाद दूसरा नंबर पे आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा? मध्यकाल। ये तीसरा बच गया। तीसरा इसको बोलते हैं हिस्टोरिक एज। और इसी हिस्टोरिक एज को बताओ क्या कह सकते हैं? क्या लौह युगीन काल कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। लौह युगीन काल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? लौह युगीन काल कहेंगे। और ये लौह युगीन काल जो दिखाई दे रहा तुम लोग को, ये कब से कब तक रहेगा? तो 600 बीसी तक तो तुम लोग वहां पढ़ लिए थे। मध्य किसमें पढ़ लिए थे? आद्य ऐतिहासिक काल में। और 600 बीसी से लेकर के इसमें चलेगा कहानी कब तक चलेगा? ध्यान देना, 600 बीसी से लेकर के 712 एडी तक चलेगा। कब तक चलेगा? 712 एडी। यही सब समाप्त हो जाएगा तो तुम्हारा प्राचीन भारत क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मध्यकाल भारत पढ़ेंगे। मोबाइल बंद रखो। चलो देखो, अभी 600 बीसी से लेकर 712 एडी की बात करें, थोड़ा सा ध्यान देना। 600 बीसी से देखो, 600 बीसी से 712 एडी की बात करें, देखो ध्यान से, देख रहा है? 612 बीसी से 700, हाँ, तो 600 बीसी से 712 एडी वाला जो काल जो दिखाई दिया, इस काल को हम लोग क्या कहते हैं? दो नाम से जाना जाता है। एक तो लौह युगीन काल कहेंगे, या इसी को ऐतिहासिक काल कहेंगे। तो ऐतिहासिक काल को लौह युगीन काल कहते हैं क्योंकि इस समय लोहा का खोज हो चुका है। लौह युगीन काल पूछेगा कि सबसे पुराना युद्ध कौन है, तो इस समय ऋग वैदिक काल में एक युद्ध लड़ा जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग कौन सा युद्ध? दशराग युद्ध, जिसका वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 7वें मंडल में। थोड़ा सा ध्यान दें। अब चलो इसको समझते हैं। लौह युगीन काल जो है 600 बीसी से 700 बीसी, चूंकि इस समय लोहा का खोज हम लोगों ने कर लिया। जब लोहा का खोज कर लिया तो बताओ इसमें सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है जिसको बोलते हैं महाजनपद। क्या पढ़ेंगे? महाजनपद। और इसमें महाजनपद में 16 महाजनपद के बारे में चर्चा किया गया है। टोटल कितने महाजनपद है? 16 महाजनपद। बताओ इस महाजनपद की जानकारी कहाँ से मिलेगा? तो एक दो पुस्तक है, एक अंगुत्तर निकाय से, और एक जो मिलेगा जिसको भगवती सूत्र बोलते हैं। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से इसकी जानकारी मिलती है। बताओ, कभी कभी परीक्षा पूछेगा कि अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है?
बौद्ध धर्म की जैन धर्म से, दोनों तो पुस्तक है, एक जैन धर्म का पुस्तक एक बौद्ध धर्म का, तो लड़कों ने एकदम कंफ्यूज रहता है, दुई चीजें तो रटेगा तो एक होकर मकर वाला एक में, तो बहुत आराम से बता देगा। अंगूतर मतलब अंगुरी वाला बात समझ में आ रहा है, अंगुली मतलब अंगुली माल डाकू का कहानी याद है, अंगुली माल को सुधारने वाले व्यक्ति कौन है, बुद्ध भगवान थे ना। इसीलिए बताइए जो पुस्तक है किस धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म। बताइए जिंदगी में कभी भूलाओगे तुम लोग, कभी भूलने की जरूरत नहीं है, तो इसको बोलते हैं बौद्ध धर्म की पुस्तक है। और इसी में चर्चा किया गया है 16 महाजनपद के बारे में, यानी 16 महाजनपद की जो जानकारियां मिलती है वो कहाँ से मिलती है, अंगूतर निकाय से। और एक और पुस्तक है जो जैन धर्म का पुस्तक है, इसका पुस्तक है जैन धर्म का, और इसे बोलते भगवती सूत्र। तो ये पहला चैप्टर हम लोग को क्या पढ़ना है, लोही काल में महाजनपद। महाजनपद के बाद हम लोग पढ़ना, इसी में पढ़ेंगे मौर्य काल। कौन सा काल पढ़ेंगे, मौर्य काल पढ़ने से पहले दो धर्म पढ़ लेंगे, और वो जो धर्म है एक तो तुम्हारा हो जाएगा बौद्ध धर्म, और एक पढ़ेंगे हम लोग जैन धर्म। एक बौद्ध धर्म हो जाएगा, बौद्ध धर्म, एंड कौन सा धर्म हो जाएगा, जैन धर्म। तो ये बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध की कहानी पढ़ेंगे, जैन धर्म में महावीर की कहानी को पढ़ेंगे। और ये देखो किसी भी बिहार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये दोनों का उदय खास करके अगर देखा जाए तो बिहार में ही हुआ है। इस चलते मगध यानी बिहार वाला कोई भी परीक्षा देने जाओ ना, तो ये बुद्ध धर्म जैन धर्म जरूर पढ़ के जाए, एक क्वेश्चन पक्का रहेगा। कभी कभी अगर याद पूछे तो दो को पूछ देगा। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की अगर बात करें, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात, तो पहला हम लोगों ने इसमें लोही काल की बात करी है। ऐतिहासिक काल में सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं हम क्या, महाजनपद। दूसरा जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म, और खास करके इसमें मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। और मगध साम्राज्य में जो सबसे पहला जो राजा जिसके पास अस्थाई सेना हुआ वो राजा है जिसका नाम क्या है, बिंबिसार। और बिंबिसार ने कौन सा वंश का स्थापना किया, हर्यक वंश। तो हर्यक वंश सबसे पहला वंश आएगा, और हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, बिंबिसार है। बिंबिसार के बाद देखो तो पहला हर्यक वंश आ जाएगा, और बिंबिसार, और बिंबिसार के बाद इसका बेटा है जिसका नाम क्या है, बिंबिसार का बेटा है अजातशत्रु। अजातशत्रु का बेटा कौन, उदयन। उदयन के बाद अगला राजा कौन बनेगा, उदयन के बाद अगला राजा बताओ कौन बनेगा, देखो हसीन। उसके बाद शिशु नाग कौन सा आ जाएगा, तो नाग को डसने वाला नाग दशक आएगा। नाग ने डस लिया, नाग दशक याद रखना, नाग ने डसा ना तो इसके बल से खत्म हो गया। नाग दशक अगला राजा है, उदयन के बाद अगला राजा कौन है, नाग दशक। तो हसीन। उसके बाद कौन सा आता है, शिशु नाग वंश। हर्यक वंश के बाद जो अगला जो वंश आएगा जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, शिशु नाग वंश। दूसरा राजा शिशु नाग वंश, शिशु नाग वंश। शिशु नाग वंश के बाद जो अगला राजा, शिशु नाग वंश के जो संस्थापक है वो कौन है, शिशु नाग है। कौन है, शिशु नाग। इसके संस्थापक कौन, शिशु नाग। शिशु नाग के बाद अगला राजा कौन बनता है, इसी का बेटा कालाशोक। और कालाशोक के बाद अगला कौन है, बता, शिशु हसीन के बाद नंदी वर्षन। तो नंद वंश का स्थापना होता है, और नंद वंश किसका वध करेगा, नंदी वर्धन, नंदी को वध। तो इसी को बोलते हैं नंद वंश ने वध किसका किया, नंदी वर्धन। देखो कितना अच्छा से याद है, कोई दिक्कत नहीं, नाम से सब नंदी वर्धन हो गया। तो नंदी वर्धन को मारेगा कौन, नंद। तो यही से नंद वंश का स्थापना हो जाएगा। कौन सा वंश, नंद वंश। नंद वंश के बाद अगर चर्चा करेगा, नंद वंश के बाद अगर चर्चा करें तो नंद वंश के बाद अगला जो राजा बनेगा, ठीक है ना। तो नंद वंश के बाद अगर थोड़ा सा बात करें तो नंद वंश के जो संस्थापक है महापद्मनंद। पद्मनंद चूंकि ये गैर क्षत्रिय रहते हैं, ये उपाधि लेंगे, उपाधि क्या लेंगे, सर्व क्षत्रनाशक की उपाधि लेते हैं। हाँ, तो सभी क्षत्रियों को विनाश करने वाला महापद्मनंद। और महापद्मनंद का बेटा कौन है, धनानंद। धनानंद। और घनानंद के बाद तो ये तो हो गया, हसीन हो गया, तो ये हो गया महाजनपद। महाजनपद में नंद वंश के बाद देखो क्या पढ़ना है, नंद वंश के बाद देखो क्या पढ़ना है। नंद वंश के बाद अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो आगे पढ़ना है हम लोग को मौर्य वंश। कौन सा, मौर्य वंश। और मौर्य वंश का जो राजा है, ठीक है, धनानंद को मारकर राजा बनता है चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, जंगल में ट्रेनिंग करवाते हैं कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। और इसने क्या किया, मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य हो गया।
और चंद्रगुप्त के बाद अगला राजा जो बनता है इसका नाम है कौन? बिंदुसार। इसका बेटा कौन? बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद अगला राजा कौन बनेगा? अशोक। अशोक के बाद अगला राजा कौन बनेगा? कुणाल। कुणाल के बाद अंतिम राजा कौन बनेगा? बृहद्रथ। कुणाल के बाद अंतिम राजा कौन बनेगा? बृहद्रथ। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? ये तो मौर्य वंश समाप्त हो जाएगा। मौर्य वंश के बाद देखो कौन आएगा? मौर्य वंश के बाद कौन आ जाएगा? शुंग वंश। कौन वंश आएगा? शुंग वंश। ये शुंग वंश आ जाएगा। लेकिन शुंग वंश, ये शुंग वंश जो आएगा ना इसके बाद, ये तुम्हारा ऐतिहासिक काल में नहीं चल जाएगा। ये कौन सा काल में चल जाएगा? ऐतिहासिक काल। ये मतलब महाजनपद में नहीं रहेगा, महाजनपद के बाद का काल आ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद लेकिन शुंग वंश और शुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। हाँ, तो नाम से ही पता चलता है शुंग मतलब कौन सी शुंग भाई? पुष्य शुंग। हाँ, तो इसके संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग है। और पुष्यमित्र शुंग के बाद जो अगला राजा जो बनते हैं जिसका नाम क्या है? पुष्यमित्र शुंग के बाद अगला राजा कौन बनते हैं? राजा छोड़ दो, शुंग वंश के बाद अगला जो वंश होता है, शुंग वंश के बाद कौन आएगा? शुंग वंश के बाद कौन आता है? सातवाहन। ना, कर्ण वंश आएगा। कर्ण वंश आएगा। इसके बाद कौन सा वंश आएगा? कर्ण वंश आएगा। कर्ण वंश। और कर्ण वंश के संस्थापक बताओ कौन है? कर्ण वंश के संस्थापक बता दो कौन है? कर्ण मतलब काना होता है। काना कैसे हो गया? तो आंख में ना बांस को पा गया था। क्या पा गया था? बांस को पा गया था, मतलब समझ में वासुदेव। वासुदेव कर्ण, समझ में आ गया? तो वासुदेव कर्ण हो गया। कर्ण वंश के बाद अगर चर्चा करें ना तो इसके बाद अगला जो राजा बनता है इसको बोलते हैं सतवाहन। सतवाहन वंश के संस्थापक बताओ कौन है? सिमुख। सतवाहन वंश के संस्थापक सिमुख है। और इसका प्रतापी राजा एक मिलेगा आकर चल करके, जिसको बोलते हैं गौतमीपुत्र शतकर्णी, जिसने भूमि अनुदान शुरू करवाया। क्या शुरू करवाया? भूमि अनुदान। एक गौतमीपुत्र शतकर्णी फिल्म भी है, देख लेना। चलो, सतवाहन के बाद अगला वंश कौन है बता दो? सतवाहन वंश के बाद चेदी वंश। सतवाहन के बाद कौन है? चेदी वंश। और इन्हीं सब के समकालीन इधर एक वंश का उदय होगा। चेदी वंश के संस्थापक कौन है? महामेघ वंश। और इसके प्रतापी राजा कौन है? प्रतापी राजा कौन है? खारवेल। महामेघ वंश। और देखो इधर, देखो ध्यान देना थोड़ा सा। इधर तो हम लोग 4 राजा पढ़ लिए। इधर क्या क्या पढ़े? 4 राजा पढ़े ना। इन 4 राजाओं को एक बार देखो। शुंग वंश के बाद 4 राजा पढ़े। शुंग वंश के बाद ये कितने राजा पढ़े? 4 राजा। और इसी के समकालीन ये सब जानते हो, भारत में ये सब देसी लोग हैं जो कि भारत पर राज कर रहे थे। विदेशी लोग इसी के समकालीन आएंगे। और विदेशी में देखो कौन कौन आ जाएगा। विदेशी में अगर ध्यान देना तो देखो विदेशी में कौन कौन आएगा। तो विदेशी में सबसे पहले यहाँ पर आता है जिसको बोलते हैं हिंद यवन। कौन आएगा? हिंद यवन। ठीक है, हिंद यवन। सब ये देखो, ये सब गुप्तोत्तर काल की कहानी आ जाएगा। ठीक है, गुप्तोत्तर नहीं आएगा। एक हिंद यवन आया। हिंद यवन के बाद बताओ कौन है? हिंद यवन के बाद बताओ कौन आ जाएगा? हिंद यवन के बाद आ जाएगा तुम्हारा, हिंद यवन के बाद बताओ कौन आ जाएगा? शक वंश। शक वंश। अच्छा, हिंद यवन के संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक एक व्यक्ति नहीं बल्कि 2 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति। 2 व्यक्ति में कौन कौन है देख लो। एक है तुम्हारा डेमेट्रियस। डेमेट्रियस है। और एक कौन है? यूक्रेटाइट। ये कौन है? यूक्रेटाइट। ये 2 संस्थापक हैं। चूंकि हिंद यवन का 2 शाखाएं भारत में विकसित होती है, एक पाकिस्तान वाला क्षेत्र में, समझ रहे ना। शक वंश के बाद शक वंश के संस्थापक कौन है? शक मतलब माने शक किस पर करोगे बताओ? घर में अगर मान लेते हैं तुम, घर में रात में खूब बढ़िया से एकदम मन भर खूब बढ़िया से चिकन बनाया, तो चिकन छोड़ दो, चावल बनाया, चाहे कुछ बनाया और रात के गायब हो गया, तो शक किस पर करोगे? तो चूहा अगर घर में बहुत ज्यादा तो कहेगा कि चूहा खा गया, माने माउस। शक किस पर करोगे? माउस। शक वंश के संस्थापक कौन है? माउस है। हिंद यवन के बाद तुम्हारा शक वंश के संस्थापक माउस हो गए। और उसके बाद अगर चर्चा करें, ध्यान देना, इसके बाद अगर चर्चा करें तो हिंद यवन के बाद शक वंश के बाद बताओ कौन है? शक वंश के बाद कौन है? एक है जिसका बोलते हैं पहलव वंश। पहलव नहीं, पहलव। पहलव अलग है। पहलव के संस्थापक शिव विष्णु है, जबकि पहलव वंश के संस्थापक कौन है? पहलव वंश के संस्थापक कौन है? मित्रदात। कौन है? मित्रदात। 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 बात समझ में आ गया? बस थोड़ा सा और है, बस खत्म हो जाए। तो पहला वंश के बाद अगला वंश कौन आ जाएगा? कुषाण वंश। कौन सा वंश? तो कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कैडफिसेस। और इसके प्रतापी राजा कौन है? कनिष्क। कुजुल कैडफिसेस। इतनी बातें समझ में आया? अब चलो इसको थोड़ा सा एक बार और समझ लेते हैं। चुपचाप बैठो, चुपचाप खत्म नहीं होगा, चुपचाप बैठो।
महाजनपद के बाद देखो याद रखना, इधर वाला तो एकदम आसान है, कैसे याद रखोगे? तो कहना कुछ नहीं, अगर महाजनपद की बात करेंगे, ठीक है ना, तो महाजनपद में मौर्य असीर मातृका से चैलेंज किया तो देखो सब याद हो जाएगा, इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं। हाँ से बताओ कौन सा वंश आएगा? हाँ से हर्यक वंश, स से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के बाद इधर जो वंश देख रहा है ना, ये जो वंश देख रहा है, ये सब मौर्योत्तर काल की कहानी है। कब की कहानी है? मौर्योत्तर काल की कहानी है, यानी कि मौर्य काल के बाद की कहानी को क्या कहते हैं? मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? मौर्योत्तर काल जब पढ़ लेंगे तो मौर्योत्तर काल में राजा कौन आया देख लो। सु से क्या बताओ? सु से शुंग वंश, क से कर्ण वंश, से सतवाहन, चे से हम लोग चैलेंज किससे करेंगे? असीन मातृका से चैलेंज करेंगे। तो असीन मातृका से देखो कितना बढ़िया तैयार हो गया। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, स से अधि, स से क्या हो जाएगा? तो इससे पहले ये जो हो गया, ये तो मौर्य वंश हो गया, और इधर तो महाजनपद हो गया। तो महाजनपद में मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे हसीन। ये महाजनपद की कहानियों में पढ़ लेंगे। किसकी कहानियों में? महाजनपद की कहानियों में पढ़ लेंगे हसीन के बारे में। और म तो ये स्पेशल कहानी पढ़ेंगे मगध, ये मगध साम्राज्य की कहानी चलेगा मौर्य काल। और मौर्य काल के बाद, मौर्य काल के पतन के बाद हम लोग स्टार्ट कर लेंगे मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल में शुंग वंश आ जाएंगे, कर्ण वंश आ जाएंगे, ये मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल के बाद जो अगला पढ़ेंगे जिससे बोलेंगे गुप्त वंश। कौन सा वंश पढ़ेंगे? यानी गुप्त काल। क्या काल बोलेंगे? गुप्त काल। गुप्त काल में, गुप्त काल मतलब गुप्त वंश पढ़ेंगे। गुप्त काल के बाद अगला जो पढ़ेंगे उसको बोलते हैं गुप्तोत्तर काल। और इतने जब काल पढ़ लेंगे गुप्तोत्तर काल, तो गुप्तोत्तर काल जब समाप्त हो जाएगा हमारा, तो समझ लो कि ये प्राचीन भारत खत्म हो गया। तो प्राचीन भारत में देखो क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले महाजनपद में 16 महाजनपदों के बारे में जानना है। और 16 महाजनपद में सबसे पहले इन वंश को जानेंगे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। इन तीनों की कहानी महाजनपद में पढ़ेंगे। उसके बाद मौर्य वंश की कहानी पढ़ेंगे। मौर्य वंश के बाद मौर्योत्तर काल में हम लोग किसकी कहानी पढ़ेंगे? शुंग वंश, कर्ण वंश, सतवाहन वंश, चेदी वंश। और इसी के समकालीन विदेशी शासक भी आएंगे भारत में। और विदेशी शासक में सबसे पहले आने वाला हिंद यवन है। हिंद यवन यानी कि कहते हैं जिसको यूक्रेटाइड और डिमिट्रियस जिसके संस्थापक। उसके बाद शक आ जाएगा। शक के बाद कौन आ जाएगा? पहलव आ जाएगा। पहलव के बाद कौन है? पहलव के बाद कौन है? कुषाण वंश। कुषाण वंश। तो इन सभी वंशों को पढ़ेंगे हम लोग मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल जैसे ही खत्म होगा, यानी कनिष्क जैसे ही समाप्त होंगे, तब आ जाएंगे गुप्त काल। तो गुप्त काल जैसे ही खत्म होगा तो गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में हम लोग हर्षवर्धन की कहानियों को पढ़ेंगे। किसकी कहानी को पढ़ेंगे? बस 5 मिनट और देख लो, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। ये तो हो गया प्राचीन भारत खत्म कर लिए। प्राचीन भारत के बाद अगर हम लोग चले मध्यकालीन भारत, कौन सी भारत की बात करें? मध्यकालीन भारत। कौन सी भारत की बात कर रहे हैं? मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत की बात करें, किसकी बात करें? मध्यकालीन। तो हम लोग 712 तक तो वहां तक पढ़ लिए थे। 712 इन मध्यकालीन भारत को भी दो भाग में बांटेंगे। एक पूर्व मध्यकाल पढ़ लेंगे, पूर्व मध्यकाल। इसी में हम लोग वेंगी के चालुक्य पढ़ेंगे, वेंगी के चालुक्य पढ़ेंगे, कल्याणी के चालुक्य पढ़ेंगे, बादामी के चालुक्य पढ़ेंगे, सब पूर्व मध्यकाल में पढ़ेंगे। इसी में हम लोग यशोवर्मन की कहानी पढ़ेंगे। इसी में हम लोग चंदेल वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसी में उत्तर गुप्त के बारे में पढ़ेंगे। इसी के वंश में गौड़ वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इन सभी वंशों के बारे, इसी के वंश में चोल, चेर, पांडे के बारे में पढ़ेंगे। सब किस समय पढ़ेंगे? पूर्व मध्यकाल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये पूर्व मध्यकाल 712 से लेकर के कब तक चलेगा? 712 से लेकर के 1206 तक चलेगा। कब तक चलेगा? तो ईस्वी की बात आ रही है, इतनी ईस्वी तक चलेगा, 1206। और 1206 में दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाएगा। ये और इसके बाद ये उत्तर मध्यकाल हो जाएगा। ये कौन सा काल बोलेंगे इसको? उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल 1206 से लेकर के कब तक चलेगा? 1526 तक। और इस 1526 में 2 राजा आएंगे। कितने राजा आएंगे? 2 राजा आएंगे। वो 2 राजाओं का नाम थोड़ा सा देख लो। वो 2 राजा, एक तो दिल्ली सल्तनत आएगा, एक दिल्ली सल्तनत आ जाएगा, दिल्ली सल्तनत, और एक होता है मुगल काल। दिल्ली सल्तनत और एक होता है मुगल काल। मुगल काल यानी देख लो, जब मध्यकाल शुरू होता है तो मध्यकाल में मुस्लिम आक्रमण शुरू हो जाएंगे और यहाँ से मुस्लिमों का शासन शुरू हो जाएगा। किसका शासन? यानी पूरे प्राचीन भारत में हिंदू का शासन। प्राचीन भारत में हिंदू का शासन। और मध्यकाल में, मध्यकालीन भारत की बात करें तो उसमें मुस्लिम का शासन। और अगर हम लोग प्राचीन भारत, आधुनिक भारत की बात करेंगे तो आधुनिक भारत में अंग्रेजों का शासन शुरू हो जाएगा। किसका शासन? तो देखो तीनों बटल है। हिंदू के शासन मतलब हो गया तुम्हारा प्राचीन भारत,
मुस्लिमों का शासन मतलब मध्यकालीन भारत। और तीसरा अगर बात करें तो कौन है? आधुनिक भारत। आधुनिक भारत मतलब हो जाएगा तुम्हारा किसका शासन? अंग्रेजों का शासन। तो दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत कब से कब तक? 1206 से लेकर के कब तक? 1526 इब्राहिम लोदी। एक मिनट, 1226 मध्यकालीन भारत थोड़ा सा उल्टा लिखा गया, थोड़ा सा ध्यान। ये 1526 तक नहीं रहेगा, 1206 से लेकर के ये चला जाएगा 1707 तक। 1707 में औरंगजेब मर जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद लगभग मुगल काल, ऐसे तो ये 1857 सिपाही विद्रोह तक रहेंगे। कौन रहेंगे? हाँ, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर के 1526 तक ये रहा। और बाकी 1526 से लेकर के ये मुगल काल की बात कर रहे हैं। मुगल काल 1526 से लेकर कब तक चलेगा? 1707 तक। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट, दिल्ली सल्तनत में जो राज करने वाले जो वंश होंगे और उन वंश का थोड़ा सा एक बात याद रखना, कुछ नहीं करना, एक छोटा सा ट्रिक याद रखते हैं। गुल मतलब होता है फूल, गुल खिले तो सुगंध ऐसा नहीं। हाँ चलो, गुल खिले तो क्या करोगे? सुगंध लोगे। तो गुल खिले तो क्या करो? सुगंध लो। ये छोटा सा ट्रिक से हम लोग किसके वंश को याद कर लेंगे? दिल्ली सल्तनत को याद कर लेंगे। दिल्ली सल्तनत में पहला जो वंश आएगा जिसको कहते हैं गुलाम वंश। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? गुलाम वंश के संस्थापक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और अगर इसके बाद अगर चर्चा करें तो खिल से हो जाएगा खिलजी वंश। कौन सा वंश हो जाएगा? खिलजी वंश। और खिलजी वंश के संस्थापक बताओ कौन है? खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के संस्थापक हो गए। इसके अगर बाद की चर्चा करें तो से हो जाएगा तुगलक वंश। और तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? तुगलक वंश के संस्थापक की बात करें तो इनके संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक, जिसको जीएसटी कहते हैं। और जो भारत में सबसे पहली बार नहर बनवाया था जीएसटी, ठीक है। सुगम से हो जाएगा सैयद वंश। सैयद वंश की बात अगर कर ले, सैयद वंश की बात करें तो सैयद वंश के संस्थापक कौन है? खिज्र खां। कौन है? खिज्र खां के इसके यहाँ मंत्री थे। खिज्र खां किनके यहाँ मंत्री थे? तो तैमूर लंग एक नाम आएगा। इससे पहले चंगेज खां का भी नाम आएगा। बहुत ही खतरनाक लोग हैं। और तैमूर लंग और चंगेज खां के ही रहेंगे रिश्तेदार या उन्हीं के वंशज हैं कौन? अकबर। उनके वंशज कौन है? अकबर। लो से बताओ कहाँ जाएगा? लोधी वंश बताओ, इसके संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी का मतलब बकलोल क्यों कहते हैं? क्योंकि बकलोल इसलिए कहते हैं ना, जब भी अपने माने तो दरबार में लोगों को सभा के लिए बुलाता था ना, तो आगे एकदम चेयर और कुछ सब राजा बनावल है। सब लोग वेट कर रहा है कि कब बहलोल लोधी आता है। पता चला कि तो हमरे बगल में बैठल है। बगल में देखेंगे बैठल, साड़ी पहन के लिया था, बगल में बैठल, देखा कि अरे बगल में बैठल है, तो बगल में देखो बैठल है। राजा आप यहाँ, आपके गद्दी वहाँ जाके बैठिए। मतलब कि कोई बात नहीं, सब एक समान है, राजा प्रजा सब एक समान है। अब कहा गया कि सब एक समान है। कभी देखा, कभी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे, तुम देखा कि इतना मोटा कोई गद्दी लेके गया है नमाज पढ़ने के लिए? नहीं ना। तो फिर जब वहां जब एक जैसा भेदभाव होता है, वहां जितना भी सब चटाइए पर करता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अमीर है तो इतना बड़ा गद्दा लेके जाएगा वहां नमाज पढ़ने में, कुछ ऐसा नहीं। तो सब एक समान है। तो फिर यहाँ भेदभाव क्यों? सब एक समान है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बीच में बैठेंगे। और नीचे बैठ जाता था। सोच लो, अब राजा गद्दी छोड़ करके नीचे बैठेगा तो बकलोले ना होगा, इसीलिए इसको बकलोल लोधी हम लोग बना देंगे। बात हो गया। ये तो तुम्हारा समझ में आ गया। ये कौन सा वंश की बात करी? ये दिल्ली सल्तनत में हम लोग इतने राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। ये गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। उसके बाद हम लोग चले आएंगे मुगल काल। मुगल काल जब प्रारंभ होगा ना, तो बहुत छोटा सा ट्रीट याद रखना है। कुछ नहीं, अभी भारत में किसका सरकार चल रहा है? भाजपा का। किसका सरकार चल रहा है? भाजपा। भाजपा का स्पेलिंग कैसे लिखते? BHAJPA। भाजपा इसलिए खत्म है। तब बी से बताओ, बाबर। यानी मुगल काल का संस्थापक कौन हो जाएगा? बाबर। बाबर के बाद उसका बेटा कौन? हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर। अकबर के बाद बताओ कौन? जैसे जहांगीर हो जाएगा। कोनो दिक्कत नहीं, याद करना भी बहुत आसान है। जैसे जहांगीर हो जाएगा, पी से क्या हो जाएगा? पी को साइलेंट करा करके एस पढ़ लेना। पी को साइलेंट करके एस पढ़ लेना। अरे इसे देखना,
एगो साइकोलॉजी लिखता हूँ PSY साइकोलॉजी ऐसे करके लिखते हो। और साइकोलॉजी में देखो P है लेकिन पढ़ते क्या हो S, तो P को तो S पढ़ ही सकते हैं। तो यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो पढ़ लेते हैं। बात समझ में आ गया ना, इसको पढ़ लेते हैं। चलो इसको भी पढ़ लिए। तो S का मतलब शाहजहां, S का मतलब क्या हो जाएगा शाहजहां, S का मतलब शाहजहां हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा। ठीक है, शाहजहां के बाद ये कौन हो जाएगा, ये औरंगजेब। औरंगजेब के बाद भी राजा आए लेकिन उतने सब नालायक राजा हैं। सब कैसा राजा है, नालायक है। इसको अपने आदमी से मतलब नहीं है। और ये जब पूरे मुगल काल जब पढ़ लेंगे, ये बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जब पढ़ लेंगे तो तुम्हारा ये पूरे मध्यकालीन भारत समाप्त हो जाएगा। और जब मध्यकालीन भारत समाप्त हो जाएगा, उत्तरवर्ती मुगल काल का फिर पागला शासक की सरकार वो तो मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ेंगे। 1964 में जैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू मर जाएंगे, उसके बाद हम लोग आधुनिक भारत में समाप्त कर लेंगे। इसके बाद जितने भी पढ़ेंगे सब जितने भी आएंगे वो करंट अफेयर में आएंगे। कितने तक आएंगे, करंट अफेयर तक आएंगे। तो कल से हम लोग पहला लेसन स्टार्ट करेंगे। प्राचीन भारत में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता क्या पढ़ेंगे, हड़प्पा।